भूस्वाहा अग्नये इदं न मम भुवः स्वाहा वायवे इदं न मम स्वस्वाहा सूर्याय इदं न मम भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। चलिए, विशेष ज्ञान प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन का जो है हम दूसरा सत्र शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सत्र 5वां पार्ट 2, 5वां सत्र का दूसरा भाग हम शुरू कर रहे हैं। पहले भाग में हमने क्या सीखा कि जीवन की रचना प्रकृति में कैसे हो रही है भौतिक तरीके से, और ये रचना हमने अभी जो है इसकी जो है सूक्ष्म रचना ये सीखना हम शुरू कर रहे हैं। सूक्ष्म रचना क्या है? तो अभी सब अपने पास, सबके पास ये कैलेंडर है और ये कैलेंडर सब निकाल ले। कैलेंडर का जो पहला पृष्ठ है, जो पहला पृष्ठ है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो हम अभी बात करेंगे ऊर्जा प्राप्ति की, तीसरा मतलब ऊर्जा प्राप्ति के साधन क्या है। दो तरह के हमारे पास साधन हैं और एक प्राकृतिक साधन है, एक अपने आप जो पूर्ण होती है और एक जिसे पूर्ण किया जा सकता है। तो पहले हम चलेंगे अपने आप जो पूर्ण होती है उस प्रक्रिया में। तो ऊर्जा प्राप्ति की जो प्रक्रिया है जो अपने आप प्रकृति में चलती है, जिसको प्राप्त करने के लिए प्रकृति में पहले से ही एक प्रक्रिया तय है, उस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो अपने आप मिलेगा। तो ऊर्जा प्राप्ति की जो प्रक्रिया है प्रकृति की, वो प्रक्रिया है यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, और फिर क्या है धारणा, और अंत में है समाधि। मोक्ष ऊर्जा प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं हो तो पूर्ण होती है। समाधि के बाद ऊर्जा प्राप्त, हम ऊर्जा में ही मिल चुके हैं, हम ऊर्जा के अंदर हैं। ठीक है, तो अब ये 8 प्रक्रियाएं हैं प्राकृतिक प्रक्रिया। यम प्रक्रिया के द्वारा भूमि तत्व मिलेगा। यम प्रक्रिया के द्वारा क्या मिलेगा? भूमि तत्व। भूमि तत्व। इसी प्रक्रिया के द्वारा सभी जीवों को, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको भूमि तत्व प्राप्त होता है। और मैंने भूमि तत्व बताया, कितने तत्व होते भूमि में? 108 तत्व। ठोस होता है जिसका स्वरूप ठोस होता है, और जो आधार है जो षटकोणीय है, क्या है? षटकोणीय है। ये आधार जो है यम प्रक्रिया, यह ऑटोमेटिक प्राप्त होगा इस प्रक्रिया के द्वारा। अभी देखिए, जमीन से जो है हमको निकाल करके और फास्फोरस पोटास ग्रहण करना है, तो मैंने पहले बताया डायरेक्ट हम ग्रहण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हम ले सकते हैं। P2O5 K2O6 में K2O जो मैंने बताया पोटेशियम ऑक्साइड,
तो इस तरह से हम जो है अब कैसे प्राप्त करेंगे भूमि के अंदर, तो भूमि से निकलता है फल, पत्ती, अनाज, इनके द्वारा हम ले सकते हैं। और ये फल, पत्ती, अनाज इसमें बैक्टीरिया युक्त हो। तो प्रकृति में हर तत्व को देने के लिए, हर जीव को देने के लिए बैक्टीरिया बनाया है। मनुष्य को प्रोटीन देने के लैक्टोबैसिस बनाया है, शेर को वही प्रोटीन देने के लिए दूसरे बैक्टीरिया बनाया है, यही प्रोटीन दीमक को देने के लिए दूसरे बैक्टीरिया, केचुआ को देने के लिए दूसरे, सबके बैक्टीरिया तय हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट देने के। तो अभी जो है इसका मतलब क्या है कि यह मतलब आपने क्या खाना है, यह मतलब है क्या खाना। सबके अलग अलग तय हैं, प्रोटीन के सोर्स सबके अलग तय हैं। मनुष्य का प्रोटीन लैक्टोबैसिस बैक्टीरिया ही है, शेर का प्रोटीन क्या है, शाकाहारी जीव है, दीमक का प्रोटीन सूखी लकड़ी है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। सबके प्रोटीन के स्रोत अलग हैं और उस स्रोत में संबंधित बैक्टीरिया होना चाहिए। अगर वो बैक्टीरिया है, यानी कैसे खाना, बैक्टीरिया युक्त भोजन करना, क्या खाना और कैसे खाना। क्या खाना यानी भूमि तत्व, ये तत्व प्राप्त करना हमें, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जमीन से निकला हुआ। किससे निकला हुआ, जमीन से निकला हुआ प्राप्त करना है तो हमें फल खाना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, फल खाना चाहिए। और हिरण को जमीन से क्या निकलता है, पत्तियां और घास खाना चाहिए, वो भी जमीन से निकला है, ठीक है। अब शेर तो घास और फल खा नहीं सकता, तो जमीन से निकला हुआ, चूंकि घास खाया है हिरण ने, तो हिरण को खा करके वो उसकी पूर्ति करेगा। यानी आधार, जमीन से निकला हुआ आधार, ये 108 तत्व जमीन से निकला हुआ है और वो हर जीव का तय है कहां से लेना है। वो हम फल ले रहे हैं, फल कहां से निकला, पेड़ से। पेड़ कहां से लिया, भूमि तत्व, जमीन से। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। दूसरा है कैसे लेना, कैसे खाना। कैसे खाना मतलब हमने फल को जीवाणु युक्त, मतलब कैसे खाना यानी जीवाणु होना चाहिए। फल, कच्चा फल हमने अगर चूल्हे में पका के खाया तो यम प्रक्रिया तो पूरी हुई, नियम प्रक्रिया पूरी होगी क्या, और नियम प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो गगन तत्व तो मिलेगा क्या। आपके शरीर में जो अलग अलग रंग, शरीर में रंग है ना, बाल के काले रंग है, दांत के सफेद रंग है, हड्डियों के दूसरा सफेद है, खून के लाल है, इन रंगों में कमी आ जाएगी। अगर कैसे खाने की प्रक्रिया को हमने ठीक नहीं किया तो क्लियर हो रही कॉन्सेप्ट। जैसे क्या है, शेर का यम क्या है, मांस खाना, और हिरण जो है गिद्ध का यम क्या है, वो भी मांस खाना है। दोनों मांस के द्वारा यम प्रक्रिया की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन नियम प्रक्रिया में अंतर हो गया। शेर का नियम है ताजा मांस खाना और गिद्ध का नियम क्या है, बासा मांस, सड़ा हुआ मांस। मतलब उस मांस में दुर्गंध वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे और उन बैक्टीरिया सहित मांस उन बैक्टीरिया को खाएगा, तब जो है गगन तत्व की पूर्ति होगी। यदि वो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो केवल भूमि तत्व की पूर्ति होगी। और जो सड़ा हुआ मांस कौन खा रहा है, गीदड़, उस गीदड़ के अंदर गगन तत्व की पूर्ति नहीं होगी और उससे क्या होगा, वो पिता बनने की क्षमता खो देगा, शुक्र का शरीर नहीं बनेगा, शरीर में शुक्र नहीं बनेगा। मतलब गगन तत्व की पूर्ति करने के लिए नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यम प्रक्रिया से भूमि तत्व और नियम प्रक्रिया से गगन तत्व यानी पिता तत्व की निर्मिति ऑटोमेटिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर 1 क्विंटल का है
उसमें 8% अगर गगन तत्व है तो हम भी चलेंगे और 40 किलो वाला भी चलेगा, दोनों का वजन दोनों के लिए समान होगा। दुनिया को देखने के लिए एक क्विंटल है और एक 40 किलो है, लेकिन 1 क्विंटल वाले का गगन तत्व और बढ़ गया तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। गगन तत्व की मात्रा बढ़ाएंगे तो मैंने पहले बताया है शरीर हल्का होगा और क्या होगा, शरीर हल्का होगा, ठीक है, आपकी स्पीड ज्यादा होगी। हमारे शरीर में गगन तत्व ये नसें हैं, गर्भ में ये 72,000 नसों का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाता है। हमारे शरीर में कितनी जो है रक्त जो है सिराएं हैं आने और जाने की 72,000, इतनी लंबी है कि इसको अगर एक रस्सी बनाए तो धरती 2 बार लपट जाएगी, ऐसी इतना किलोमीटर लंबी है। और इन नसों का निर्माण ऑटोमेटिक गर्भ में हो जाता है। हमारा खून ये आखिरी सिरा तक आता है। अभी बताओ आखिरी सिरा तक आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आने जाने के सोर्स होंगे कि नहीं होंगे, तब तो यहां तक आ रहा है। सोचो कितना सूक्ष्म सोर्स है। और ये सोर्स की पूर्ति जो है ये ऑटोमेटिक होगी। कैसे होगी, क्या खाना, इसकी पूर्ति ठीक करो, क्या खाने की प्रक्रिया को ठीक करो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अभी गगन तत्व का मैंने महत्व आपको बताया है। ऑटोमेटिक कैसे पूरा करोगे, आपका भोजन जीवाणु युक्त होना चाहिए, प्रोटीन जीवाणु वाला, कार्बोहाइड्रेट जीवाणु वाला, जिंक आयरन कैल्शियम जो जीवाणु जिसको हैं जिसमें होंगे तो वो जो है ऑक्सीडाइज कर देंगे उसको। कंसेप्ट क्लियर हुआ। पौधे को भी कोई अगर भूमि तत्व दोगे तो कौन सा दोगे, जीवाणु युक्त दोगे। अब वो चाहे मिट्टी में ऑटोमेटिक बने या ड्रम में जीवाणु डाल के बनाना पड़े। अगर कृत्रिमता भी रखोगे तो ड्रम में जीवाणु रहें और वो जीवाणु फास्फोरस पोटास को डिजॉल्व कर दे तो वो क्या होगा, वो और अच्छा होगा। बना कृत्रिम लेकिन प्रक्रिया क्या हुई, प्राकृतिक। केचुए का यम क्या है, मिट्टी खाना, नीचे की मिट्टी खा के ऊपर छोड़ना, ऊपर की मिट्टी को खा के नीचे छोड़ना। और नियम क्या है, जीवाणु युक्त मिट्टी खाना। तो केचुआ यम और नियम दोनों एक ही प्रक्रिया से आप अपना भोजन प्राकृतिक तरीके से करो। अब मांस खाना मनुष्य का यम है क्या, तो नियम का तो सवाल ही नहीं है। मनुष्य का यम ही नहीं है मांस खाना, तो नियम तो बात की बात है। उसमें जीवाणु उत्पन्न करना तो सवाल ही नहीं उठता। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मनुष्य का यम है, मनुष्य मूलतः फलाहारी है, वो फल के द्वारा ही प्रोटीन और फल के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट ले सकता है। और आवश्यक है तो 0 से 20 साल के बच्चे प्रोटीन की पूर्ति के लिए मक्खन खाएं, ठीक है, क्योंकि मक्खन, दूध क्या है, दूध यम नियम में आता है क्या, नहीं। मेरे गुरुजी भी दूध नहीं लेते थे, हम बोलते थे पता नहीं क्यों नहीं लेते, क्योंकि दूध हमारे यम का हिस्सा ही नहीं है, यम ही नहीं हमारा भोजन ही नहीं है। लेकिन वो दूध जीवाणु युक्त हो जाए तो फिर हमारा भोजन है प्रोटीन के लिए, और वो भी थोड़ा सा है। दही कहते थोड़ा सा खाना, हमको कहा है मक्खन चाहे जितना खाना। और छाछ हमारा भोजन इसीलिए है क्योंकि छाछ जो है वो क्या है, उसमें जीवाणु आके उसमें खत्म हो चुके हैं। तो वो छाछ 60 रस, उसमें 5 रस हैं और रसायन है। तो रसायन हमारे शरीर की जरूरत है। कब जरूरत है, जब आपको युद्ध करना हो, जब आपको अतिरिक्त काम करने हो तो छाछ की जरूरत है, ठीक है। तो मनुष्य का भोजन मक्खन और छाछ है बस, ठीक। इसी का कोई प्रश्न हो? जैसे बच्चों में प्रोटीन की जरूरत है, जो 20 साल से ऊपर है, वो भी मक्खन खाएं या मैंने इसमें बोला था गुड़ डालने को मना किया था। चैत्र लग चुका है, गुड़ नहीं डालते, लग चुका है, फागुन कल समाप्त हो रहा है। माला का है मेरा,
आज में से पॉजिटिव होगा नहीं, हम्म? आज पॉजिटिव होना पॉजिटिव चना पॉजिटिव हो चुका है। नहीं, ये आज पॉजिटिव होगा क्योंकि आज की भी पूर्णिमा है। अच्छा, आधी पूर्णिमा और आधी एकादशी है, एकम। चलो अभी तो पॉजिटिव है, दूसरी चीजें हैं, आप गुड़ ला के अलग से चेक कराना, ठीक है। ये पिछले साल आने वाले साल के लास्ट चैत्र का शुक्ल पक्ष में शुरू होता है ना। ये 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ये 2 अप्रैल से शुरू होगा ना ये 1 अप्रैल 2 अप्रैल मार्च है ना, पिछले साल का जो कैलेंडर है उसका पीछे नहीं, कृष्ण पक्ष का चैत्र शुरू हो चुका है, ठीक। कृष्ण पक्ष का चैत्र। इधर लाओ और लाओ गुड़, ठीक है। आज भी गुड़ पॉजिटिव है, आज पूर्णिमा है। हाँ, आज दो दिन की- मतलब आज चना भी पॉजिटिव हो चुका है, मतलब फागुन भी अभी जो है, चैत्र भी शुरू हुआ नहीं हुआ और फागुन भी खत्म नहीं हुआ, ऐसी बात है। हैं? गुड़ पॉजिटिव आ रहा है, हैं? आज चना खाने का संयोग है, चना और गुड़, हैं? कल चिक्की बनाएंगे, कल हो जाएगा नहीं खाने में रहते हैं। तो मजा आएगा। हमें प्योर तुलसी का काढ़ा दो जरा। घी और घी तो नहीं है मनुष्य का भोजन आहार। देखिए, औषधि है, कोई भी रसायन की ज़रूरत तब पड़ती है जब कृत्रिम तौर पर उसकी कमी हो। जैसे प्राकृतिक तौर पर पूरा भोजन मिल गया, बंदर को दिया जाए, लो घी खा लो, खाएगा? नहीं खाएगा। दही खा लो, खाएगा? हाँ, फल खा लो बोलेगे तो दौड़ के खाएगा। तो जब रसायन की ज़रूरत तब है जब हमारे शरीर में कमी हो जाए, और तब हमें लेना है, और नहीं मिले तो केमिकल वाला भी लेना पड़ेगा रसायन। जैसे ग्लूकोज कम हो जाए तो लेना पड़ेगा, नहीं तो केमिकल ग्लूकोज का बॉटल भी लेना पड़ेगा। पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए यम नियम का पालन कर रहा है, और मनुष्य पढ़ा लिखा है इसलिए पालन नहीं कर रहा। ऐसा, तो यम नियम दोनों क्लियर हो गए। आगे बढ़े कि प्राकृतिक तरीके से भूमि और गगन तत्व कैसे मिला। अब है आहार। आहार जो है हमारा मुख्य आहार वायु है, हाँ, मुख्य आहार, क्योंकि पंच महाभूतों की निर्मित है हमारे शरीर में। पानी कितना होना चाहिए? पानी 70%, लेकिन हमारे शरीर में ऑलरेडी पानी है। अगर मैं 70 किलो जो है 60 किलो का हूँ, तो 60 किलो का 70% कितना होगा? 42 लीटर पानी पहले से ही है मेरे शरीर में। अब मैं खर्च ही मैंने 1 लीटर किया, कितना किया? तो अगले दिन मुझे कितना लीटर पीना पड़ेगा? 1 लीटर ही पीना पड़ेगा। लेकिन 21% वायु तत्व मुझे रोज लेना है। क्यों? उसको मैं स्टॉक नहीं रहता मेरे शरीर में, वो यूज होता है। श्वास लिया, ब्लड में गया, यूज हो गया, अब अगला फिर चाहिए मुझे श्वास। तो ये अगर 60 किलो का मैं हूं तो उसका 21% कितना होता है? 16 किलो। 17 किलो जो है मुझे हवा रोज खानी है। पानी रोज कितना पीना है? 1 लीटर। और हवा कितना खाना है? 17 किलो। 17 नहीं होगा, 12.6 हाँ, 12 किलो, सॉरी, 12 किलो रोज मुझे ये खाना पड़ेगा। और अगर 1% होता है भूमि तत्व, कितना परसेंट? तो मेरे शरीर में पहले से ही भूमि तत्व है, केवल कुछ कमी है। काहे की हो सकता है थोड़ा सा जिंक लेना पड़े, हो सकता है बहुत थोड़ा सा आयरन लेना पड़े। ऐसे जो है 1-2 चीज मुझे लेना पड़ेगा, बाकी शरीर में तो है सब। अग्नि तत्व 32% है, आकाश तत्व 8% होना चाहिए, और ये अगर नहीं है तो मुझे उपवास करना पड़ेगा। मतलब इसकी कमी हो गई तो खाना ही बंद करना पड़ेगा।
क्योंकि आकाश की कमी है गगन तत्व, तो उसकी कृत्रिम प्रक्रिया है उपवास, भोजन का त्याग, पानी का त्याग, तब इसकी निर्मित होती है। तो हमें मोटा मोटी खाना क्या है पर डे? पर डे क्या खाना है? हवा खानी, फल फ्रूट भी नहीं। हमारा मुख्य भोजन क्या है? वायु, आहार, ऑक्सीजन। और जल्दी जल्दी हवा खाने से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती, धीरे धीरे से होती है। धीरे से खाओ, रोको, फिर छोड़ो, तो ऑक्सीडेशन भी घटेगा और जो 12 किलो मिल खाना है वो भी खाएंगे। हम दिन भर में इसी 450 से 500 किलो हवा पेट के अंदर डालते हैं। कितना डालते हैं? 500 किलो हवा। इसलिए हमको रोज रात में सोते समय घी का दीपक जला के या कंडा हमने ऐसे जलाया और घी डालना चाहिए, उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। बेडरूम में जो है तुलसी का पौधा रख के नीचे घी का दीपक जलाएं, या तो गाय का गोबर का कंडा जब जल जाए तो 4 बूंद घी डालें उसमें। कंसेप्ट को समझ में आ रहा है? तो हमारा आहार क्या है? आहार वायु है और बाकी तत्वों की जिसकी कमी है वो है। मतलब गगन तत्व की कमी, तो हमारा आहार क्या है? उपवास है, नहीं खाने से मिलेगा गगन तत्व। और भूमि तत्व कम है तो हमारा आहार क्या है? फल है, और फल नहीं तो ऑक्सीडाइज अग्निहोत्र भस्म है, गौमूत्र घनवटी है, गौमूत्र भी है, फिर और नीर तत्व है, छाछ। छाछ भी हमारा आहार है क्योंकि नीर तत्व की पूर्ति होती है। बताऊंगा। तो आहार का कंसेप्ट समझ में आ गया। पंच महाभूतों का भोजन, ये हमारा आहार है। ये आहार के बाद है विहार। आप जो खाओगे उसको पचाना पड़ेगा। जैसे शेर मांस खाता है तो पचाने के लिए क्या करता है? सोता है, 20 घंटे सोता है। गिद्ध भी मांस खाता है, वो भी 20 घंटा सोता है। आपने देखा होगा, बैठे रहता है घंटों। बैठा नहीं है, वो सो रहा है, और सो करके क्या पचा रहा है? भोजन पचा रहा है। तो जो मांस खाएगा उसको सोना। आप देखिए प्रकृति में जो भी जीव जो मांस खाता है वो सोते रहता है। चींटी भी जो है 22-20 घंटा सोती है, 2 घंटे ही दिखती है। आप चींटी देखे होंगे 2 घंटे बाद अपने आप पता कहाँ चली गई? अरे वो सब काम करके और सो गई। तो जो मांस खाएगा वो सो जाएगा, क्योंकि आहार ही नहीं है। जो मांस को पचाने के लिए, क्योंकि मांस का प्रोटीन हैवी होता है। आप फल खाओगे 2.5 घंटा सोओगे, अनाज खाओगे 5 घंटा सोओगे, और मांस खाओगे तो 10 घंटा सोओगे। तो हमारे आहार का हिस्सा नहीं है, तब भी हम मनुष्य जो है, मनुष्य खा करके पचा तो सकता ही है, क्योंकि जो खाएगा उसके बैक्टीरिया हमारे आंतों में डेवलप हो जाते हैं। हमारे आंतों में मशीन नहीं लगी है, 10 HP का मोटर नहीं है, हमारी आंतों में बैक्टीरिया है। अब जो खाओगे उसके बैक्टीरिया पनप जाते हैं, क्योंकि पता है अगले दिन फिर यही खाने वाला है, तो उसके बैक्टीरिया पेट में होते हैं और वो काम करते हैं। और इसलिए मनुष्य जो भी खाता है वो पच जाता है। मतलब मनुष्य के पेट में हर तरह के बैक्टीरिया होने की गुंजाइश है। शाकाहारी के बैक्टीरिया भी रहेंगे, मांस खाओगे तो मांस के बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यम जो है भूमि तत्व आपको मिलना शुरू हो जाएगा मांस से ही, पर वो जो है आपकी यम प्रक्रिया को ठीक नहीं करेगा। आपके अंदर तामसिक वृत्ति आएगी और दूसरी समस्याएं आएंगी। हालांकि देखो यूरोप में दूसरे जगह ओलंपिक में खूब वो मेडल जीतते हैं। कारण क्या है? वो मांस खा के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी तो बना ही लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन उसमें भी है। भाई शेर मांस खाता है, कितना दौड़ता है? स्पीड है, लेकिन कितना देर तक दौड़ता है? 5 मिनट 7 मिनट। लेकिन घास खाने वाला घोड़ा 4 घंटा दौड़ लेता है नॉन स्टॉप, जीवन भर बैठता नहीं, और जीवन भर बैठता नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप।
खड़े खड़े सोता है। हाँ, सो लेता है खड़े खड़े, इसीलिए। ध्यान अवस्था। हाँ, अभी देखो क्या खाना, यम नियम समझ में आ गया। आहार, फिर है विहार। जो जैसा भोजन करेगा वैसा उसका विहार ऑटोमेटिक बन जाएगा। मनुष्य का जो है विहार क्या है, कृषि है। जैसे चिड़िया दाना चुगती है तो वो क्या करती है, खुदकती है। बछड़ा दूध पीता है तो हाँ दौड़ता है, खूब दौड़ना पड़ेगा। अगर बच्चे दूध पी रहे हैं किसी कारण से तो उनको दौड़ लगवाना पड़ेगा पर डे, नहीं तो जो दूध खाए हैं वो पचा ही नहीं पाएंगे। और पचा नहीं पाएंगे तो खाने का मतलब है क्या। इसलिए खाना से ज्यादा जरूरी है पचाना। अब है विहार, इससे अग्नि तत्व की निर्मित होगी। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार ये जो आप खाए हो उसको अगर पचाओगे तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में प्रत्याहार हो जाएगा। आपने अगर गाजर खाया तो विटामिन ए ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, आंख में आ जाएगा। जीवाणु युक्त कच्चा गाजर खाया तो। आपने सीताफल खाया, पका हुआ सीताफल, तो ऑटोमेटिक उसका कैल्शियम हड्डियों में चला जाएगा। आपने पका केला खाया तो आपका विहार जो है नियम आहार विहार अगर ठीक है तो ऑटोमेटिक प्रत्याहार वो हड्डियों में चला जाएगा कैल्शियम। किसका कैल्शियम, पके केले और सीताफल का। तो ये है प्राकृतिक प्रक्रिया। फिर है ध्यान, जिसका यम ठीक है, नियम आहार विहार प्रत्याहार ठीक है, वही ध्यान में जा सकता है, बाकी ध्यान में नहीं जा सकते। आप आंखें बंद किए और हड्डियों में दर्द हो रहा है तो ध्यान में जाओगे, सिर में दर्द हो रहा है ध्यान में जाओगे, जा ही नहीं सकते। इसलिए ध्यान यम के बाद नियम है, यम नियम के बाद आहार है, यम नियम आहार के बाद विहार है, फिर प्रत्याहार है, फिर ध्यान है, क्रम है, फिर धारणा है। आप जिसका ध्यान करोगे वो आपका शरीर धारण कर ही लेगा। आप जैसा चिंतन करोगे आपकी बुद्धि वैसी विकसित हो जाएगी। आपने देखा होगा जो चोरी करने की सोचता है वो बहुत अच्छा ताला खोलना ऑटोमेटिक सीख जाता है। उसको कोई यूनिवर्सिटी सिखाता है क्या, नहीं सिखाता है। जो इंजीनियर होता है वही सोचता है वो ऑटोमेटिक नए नए डिजाइन बना लेता है। जो गणितज्ञ होता है वो कई गणित की संरचनाएं ऑटोमेटिक हल करना शुरू कर देता है। तो आप जैसा ध्यान करोगे वैसी आपकी बुद्धि धारणा बना लेगी। इसलिए धारणा बाद में, ध्यान पहले है। जैसे आपने स्नान किया, मुझे शर्ट पहनना है, शर्ट पैंट पहन, ये पहले ध्यान करते हो कि धारण करते हो, ध्यान करते हो। कुछ लोग यहाँ बहस करते हैं कि भैया धारणा पहले है, ये मन के साथ धारणा है, ध्यान है। मतलब सारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में सब ऊपर नीचे कर दिए और उन्हीं ग्रंथों को पढ़ के बाकी लोग बहस करते रहते हैं। थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो क्लियर हो जाएगा, मन के साथ ध्यान है और धारणा बुद्धि के साथ है। फिर है समाधि, मतलब आपका डीएनए, ठीक है, आप जो ऐसा खाओगे, जैसा पियोगे, जैसा रहोगे वैसा आपका ध्यान बनेगा, धारणा पड़ेगा, वो सब आपके डीएनए में चला जाएगा। ये है धर्म समाधि। डीएनए में जाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, समाधि है। हाँ, मैं थोड़ा काढ़ा लेता हूं। हम काढ़ा पीते पीते अभी चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, क्योंकि खड़े होके कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, वो तो आपद रहता है, इसलिए पी लिए। और गर्मा गर्म काढ़ा तो खड़े होके पी ही नहीं सकते। ठीक, तो अभी हम किस में आए, अहंकार, डीएनए। तो ऑटोमेटिक डीएनए का निर्माण होगा। ये बताओ, आपने डीएनए के निर्माण के लिए कुछ किया क्या? तो आपके शरीर में चल रहा है यम नियम आहार विहार प्रत्याहार। आपके शरीर में भूमि तत्व भी है, पैदा होते ही गगन तत्व भी था, उपवास के माध्यम से आपने उसको ठीक रखा, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई। फिर आहार भी आप ले ही रहे हो, श्वास ले रहे हो, विहार कर रहे हो, प्रत्याहार हो ही रहा है। भाई जो खा रहे हो हर अंगों में जा रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ध्यान और धारणा, जब भी आप सोते हो तो सोते हैं कि पहले वो ध्यान की अवस्था में कहीं ना कहीं जाते हो, और धारणा और समाधि यानी डीएनए का निर्माण, शुक्र का निर्माण पर डे आपके शरीर में हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 करोड़ से ज्यादा शुक्र डीएनए रोज आपके शरीर में बन रहे हैं।
ये है प्राकृतिक ध्यान धारणा समाधि। अब ये नहीं है बाबा जी कोई बोल रहा है कि ऐसे पालथी मार के बैठ जाओ तभी ध्यान होगा। अरे प्रकृति में ऑटोमेटिक चलता है सारा काम, स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। इसलिए प्रकृति को स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण बोला गया है। प्रकृति को क्या बोला गया है? स्वयं पोषी। ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं? पोषण स्वयं से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? श्वास लेने के लिए कुछ करना पड़ता है आपको, खाने के लिए कुछ करना कुछ नहीं है। भूख लगी ऑटोमेटिक जो भी हाथ में आया आप चबा चबा के अंदर डाले, भोजन हो गया। स्वयं पोषी है, स्वयं विकासी है, सारी प्रक्रिया अपने आप। प्रकृति में देखो, आप आम खा के फेंक देते हो, उसको देते हो क्या? कुछ खाद देते हो, पानी देते हो, केवल सुरक्षा करते हो। क्यों करते हो? वो भी आपके लालच है, इसलिए कि आम बड़ा हो जाएगा तो मीठे फल आएगा। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही करते थे, कोई आम खाए बहुत मीठा रहा ना तो उसको क्या है, अपनी बाड़ी में, बाड़ी समझते हो, वहां कहीं रख ऐसे डाल देते थे कि यहाँ ये उग जाए। फिर वो बड़ा हो जाए तो उसकी सुरक्षा बस करते थे। थोड़ा मोह माया रहा तो गर्मी में 2-4 लोटा पानी दे दिया, भी 1-2 साल। फिर तो मेरे गांव में जितने बड़े बड़े पेड़ हैं उन पेड़ों को मैंने पूरी उम्र भी अपनी हो गई 40 साल उम्र, हमने नहीं देखा किसी को पानी देते हुए। कोई बड़े पेड़ हो गए आम के, कोई देता है क्या? बल्कि मैंने गांव में आम के पेड़ को काटते देखा है। जो भी जाएगा एक कुल्हाड़ी मार देगा, ये टहनी काट लेगा। पानी देते नहीं देखा मैं। अपने आप वो उनको वो हवा भी ले रहे हैं, अपने आप पानी भी ले रहे हैं, अपने आप बढ़ भी रहे हैं, अपने आप फूल भी आ रहे हैं, अपने आप फल भी, अपने आप पक भी रहे हैं। मनुष्य केवल पत्थर मार के तोड़ बस रहा है। और अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल हो गई तो वो भी प्रतीक्षा कर रहा है, कोई पत्थर भी नहीं मार रहा है, अपने आप पका के टपका भी दे रहा, अब खा ले। तो बस मनुष्य उठा के खा बस रहा है। तो ये आंखों के सामने हम देख रहे हैं पौधों के साथ प्राकृतिक प्रक्रिया। फिर भी हम खेती करेंगे तो अपने आप नहीं होने देंगे, जबरदस्ती हम ही बीज डालेंगे, हम ही उसको खाद डालेंगे, हम ही उसको कहेंगे, उसको पानी भी देंगे, हम ही उसको दवाई छिड़केंगे, हम ही उसकी जो है सारा कमी हो गया तो पत्तों में स्प्रे करेंगे NPK का 19-19-19 का। अब फल आएगा तो फिर हार्वेस्टिंग करने हम जाएंगे। यदि अपने आँख के सामने हो रहा है बोना और घर जाके सोना, मतलब फेंक देना और कोई चिंता मत करना, खूब फल लेना, ये आंखों के सामने हो रहा है। इसको हमने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? हमारे दिमाग में डाल दिया गया खेती करो यानी रोज काम करो, खेती यानी करो, खेती करो एक ही साथ हो गया सब। खेती में करो नहीं है, खेती में केवल खाओ है। क्या है? बो और खाओ। करने में केवल एक ही काम है, समय से बोना, सुरक्षा करना। इसलिए मैं नारा देता हूं, बो और घर जाके सो, ठीक है? या बो और केवल फल तोड़ के खाओ। इस बात को कोई भरोसा नहीं करता। ऐसे कैसे हो सकता है? खेती में तो काम करना पड़ता है। अरे तुम्हारे सामने जो आम का पेड़ है उसमें किया क्या? बोले नहीं किया बोले। फिर क्यों करना? अरे नहीं करेंगे तो खेती कैसे होगी? क्यों प्रतीक? पार्टी का आधार समाज तो बड़ा मन लगा के खेती करता है। और अंग्रेजों को क्या जवाब देंगे? अंग्रेजों को जवाब क्या देंगे अगर हमने नहीं किया? पहले तो अपने लोगों को जवाब देंगे, हैं? अपने इंडिया के ही किसानों को बता देंगे। हाँ कि बो और घर जाके सो। अंग्रेजों का तो हिसाब को मैं 6 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, तो मेरे को गांव के किसानों ने जहाज से बाहर कर दिया। बोले मतलब कि ये बेकार आदमी, सुनता नहीं किसी नहीं। और प्राकृतिक खेती के नाम पे ज्यादा काम करवाने आ गए। ये घोल बनाओ, वो घोल बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, जमीन में डालो, छिड़को। अरे भाई प्रकृति में सारी प्रक्रिया तय है। ये बताओ प्रकृति में मनुष्य छोड़ के कौन भूखा रहता है? मनुष्य को ईश्वर को विश्वास, मतलब मनुष्य जो है कोठी बना के भर लिया, बड़े बड़े वेयर हाउस बना के, फिर भी मनुष्य भूखा है। और प्रकृति में कोई जीव ने वेयर हाउस नहीं बनाया। एक गिलहरी ने वेयर हाउस बनाया था लेकिन वो भूल जाती रखे। जिधर रखती है ना
वो हमारे यहाँ 4 चूरमा के दाने होते हैं, रख के भूल जाती है और वहीं 4 उग जाता है। तो मनुष्य बिल्कुल दिमाग बैठाइए, प्रकृति स्वयं पोषी है, स्वयं विकासी है, स्वयं डेवलप करेगी। जो आप देखिए पहले जो है जिन पक्षियों को उड़ के खाने की जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे उनके पूंछ गायब कर दिए, उनके पंख गायब कर दिए। जैसे वो जो रहते हैं ना, एक पक्षी है ना समुद्र में रहती है, क्या नाम उसका, जो जमीन पानी के अंदर जाके खाती है, पेंगुइन, क्या बोलते हैं उसको, पेंगुइन। अब पेंगुइन को क्या है, पानी के अंदर जाना था, तो पानी के अंदर उड़ने की जरूरत है क्या, तो धीरे धीरे उसके पंख गायब कर दिए, चलने के लायक ही बची नहीं तैरने के लायक हो गए, उसके पंखों को तैरने वाले बना दिए, हवा में उड़ने। जबकि वो पक्षी है, पक्षी यानी क्या, हवा में उड़ने वाली। पक्षी का क्या मतलब है, हवा में उड़ने वाली। तो हवा में उड़ने वाली पक्षी, उसको अभी भी पक्षियों की श्रेणी में माना जाता है, पर है क्या पक्षी हो, उसके पंख गायब कर दिया, वो तैरने वाले पंख बना दिए। तो ये स्वयं विकासी है। जैसी प्रकृति होगी डीएनए वैसे बदलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ का मनुष्य जाके दक्षिण अफ्रीका में रहे तो ऑटोमेटिक वहाँ का डीएनए अपने आप को काला कर लेगा। क्यों, ज्यादा धूप पड़ती है, और ज्यादा धूप पड़ती है तो वहाँ पर जो है अपनी चमड़ी में ऐसा सतह पड़ जाएगा कि काला, और जहाँ धूप बहुत कम पड़ती है वहाँ की चमड़ी का सतह अपने आप क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। स्वयं विकासी का मतलब समझ में आया, और स्वयं पोषी का मतलब क्या है कि प्रकृति में सभी ये अष्ट पंच महाभूत सबको मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। और आप देखो हमारे गुरुजी तो कहते थे समय पे बीज लगाओ, नक्षत्र में बारिश भी अपने आप होगी बोलते थे। क्या बोलते थे, बारिश भी अपने आप होगी, ऐसा बोलते थे। और हमने ये प्रयोग करके देखा है, जब जब नक्षत्र पर बीज लगाए हैं, उसको पानी की जब जब जरूरत पड़ी है तब तब बारिश हुई है। आप सरसों को लगाइए हस्त नक्षत्र में। किस नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में। हर महीना आता है नक्षत्र, कौन से दिन आता है, कौन से अलग अलग। हाँ, वो कब कौन सा होता है, 26वां होता है कि 27वां के होता है, कौन सा होता है, 22वां होता है। तो हर महीने में हस्त नक्षत्र आता है। तो आप लगाइए, सरसों को पानी की जब जरूरत होगी तब अपने आप बरसते। तो जिसकी जरूरत है पानी की वो भी स्वयं विपोषी हो गया। तो प्रकृति में स्वयं पोषी व्यवस्था है भाई, आपको कुछ नहीं करना। तो स्वयं पोषी, स्वयं विकासी और स्वयं पूर्ण, और पूर्ण व्यवस्था भी है। अब पूर्ण व्यवस्था समझ लो क्या है। जैसे पत्तियों को नाइट्रोजन चाहिए, क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो अभी देखिए कितना पेड़ है, जंगल ही जंगल है, तो नाइट्रोजन से भर दिया प्रकृति ने, 78% नाइट्रोजन है। और जिसको नाइट्रोजन अपने आप मिल रहा है स्वयं पोषी स्वयं विकासी प्रक्रिया में, वो स्वयं पूर्ण है। पत्ते हरे कच्चे, हाँ कि ना बताइए। सीमा जी ने छत पे खेती की, किसकी खेती की, गिलकी की। पत्ते हरे कच्च, यूरिया डाली क्या, तो वहां वो स्वयं पोषी व्यवस्था, स्वयं विकासी व्यवस्था खड़ी हो गई, तो स्वयं पूर्ण हो गया। पत्ते हरे कच्च। आम के पेड़ के पत्ते कैसे रहते, हरे कच्च। इमली के पेड़ के हरे कच्च, पीपल के पेड़ के हरे कच्च, जासवन का पौधा
हरा कच्छ है ना, चंपा, चमेली, मोगरा, इतने पेड़ आप लगाते हो, कभी यूरिया डाले क्या? हरे कच्छ। तो प्रकृति स्वयं पूर्ण व्यवस्था है। आप अगर यूरिया दोगे तो पत्ते हरे कच्चे होंगे क्या? आप दोगे तो अधूरा रहेगा, प्रकृति देगी तो पूर्ण होगा। आधुनिक विज्ञान कहता है कि फास्फोरस से तना बनता है, और बिल्कुल सही बोलता है। आधुनिक विज्ञान ने लैब में जांचा कि तना किससे बना? फास्फोरस से बना। अभी बताओ, हमारे यहाँ आसपास जो पेड़ हैं, आम, इमली, जामुन, संतरा, मौसमी, चंपा, चमेली, पारिजात, ये हैं, इनको किसी ने फास्फोरस दिया क्या? हाँ, नहीं दिया। क्या तना नहीं बना? क्या बना? प्रकृति ने फास्फोरस की व्यवस्था की बिना जोताई का। मैंने कल आपको गेहूं दिखाया, कहाँ का दिखाया? वो ठगड़ जी का, हाँ, पांडे जी का वो खेत। वहां उन्होंने खेत में जुताई करके गोबर की खाद डाली और फास्फोरस के लिए और भी शायद उनके कोई स्प्रे भी किया उन्होंने, पौधा नहीं बना। और एक बीज पड़ा, कहाँ पड़ गया था? मेड़ पर। गेहूं का पौधा कितना बढ़ा? पूरा बढ़ा। बाली कितनी लंबी आई? पूरी लंबी आई। और पत्ते कैसे थे? हरे कच्छ थे। जहां धगड़ जी का उनका जो है, उनके कर्मचारियों ने कुछ नहीं दिया मेड़ पे, वो बढ़िया बढ़ा, बढ़िया बाली आई। स्वयं पोषी व्यवस्था थी, स्वयं विकासी व्यवस्था थी, इसलिए स्वयं पूर्ण हो गया। बाली भी अच्छी आई, दाना भी अच्छा पकेगा। और जहां दिया वहां पका ही नहीं, और नाराज हो रहे हैं भाई, यहाँ तो पका ही नहीं रहा। आजमा बिगड़ गया दूसरी जगह, क्योंकि वहां स्वयं पोषी, स्वयं विकासी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो मनुष्य दे रहा है पर कंप्लीट नहीं दे सकता। तो आप ऐसी व्यवस्था में क्यों जाना जिसमें आपको देना पड़े? मेरी बात समझ रहे हो? प्रकृति की व्यवस्था स्वयं पोषी होती है, स्वयं विकासी होती है और स्वयं पूर्ण होती है। ये स्वयं पूर्ण और स्वयं विकासी, स्वयं पोषी व्यवस्था का नाम है यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यानी बीज बन जाना। ये व्यवस्था स्थापित कर लो, या ये व्यवस्था आपके खेत में हो गया, तो जो मेरा नारा है, बोना और घर जाके सोना, फसल ही काटने जाना, या फल लगाए हो तो फल लगाना और फल खाने ही जाना, बीच में जरूरत ही नहीं साल भर जाने की। आम लगाओ, जब आम पक जाएंगे ना, पड़ोसी बता दे आम पक गया, तब ही जाना खाने। पड़ोसी लेके चला जाएगा, लेके जाने तो। बट इस नेचुरल व्यवस्था में तो कीट जो है उनका भी पार्ट है, वो सब व्यवस्था वो खुद स्वयं करेंगे। प्रकृति में सारी व्यवस्था है परागण करवाने की, प्रकृति में सारी व्यवस्था है उसको पकाने की। आम देखो पेड़ में लटके लटके मीठा हो जाता है ना, खट्टा आम मीठा मनुष्य कर सकता है क्या? नहीं। अमेरिका में भी लैब नहीं बना कि खट्टा आम को मीठा कर ले, लेकिन प्रकृति में कैसी है? 24 घंटे में हम देख रहे थे, आम हरा है, कच्चा है, खट्टा है, 24 घंटे में वो पीला हो गया और मीठा हो गया। तो सोचो प्रकृति में कितने सुंदर फैक्ट्री है, और ये व्यवस्था में आप कोई लागत लगा रहे हो क्या? आप कोई श्रम कर रहे हो क्या? कुछ नहीं कर रहे हो। जब ये बात मैं बोलता हूँ तो दिमाग में घुसता ही नहीं कि भाई प्राकृतिक व्यवस्था आप स्थापित करो, आपको बोना और घर जाके सोना, विश्वास ही नहीं। लेकिन जिसने विश्वास कर लिया वो आज इस स्थिति में आ गया है। हमारे 100 से ज्यादा किसान आज स्थिति में आ गए हैं कि वो बस बोते हैं और एक आध दो सिंचाई कर देते और बम्पर उपज लेने लगे। मैंने कैलेंडर में ऐसे सक्सेस किसानों की वीडियो वो डाली है, फोटो दिखाओ जरा मुझे, कैलेंडर दिखाओ जिसमें सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि इंसेक्ट्स है वो भी तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हाँ? इंसेक्ट्स है वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, नेचुरल प्रोसेस। हाँ, बीमारी आएगी नहीं, ये मैंने इसलिए, अच्छा देखो ब्रांडिंग भी मैंने कर दिया ताराचंद बेदी कृषि तकनीक, ताकि ये जो है जब किसी का नामकरण कर दो, कोई बहुत अच्छी कहानी बनाओ और नामकरण नहीं करोगे उस कहानी का तो लोगों को ध्यान ही नहीं रहेगा, और नामकरण कर दोगे तो सब ध्यान रहेगा। इसलिए हर कहानी का मैं नामकरण करता हूँ।
तो इस प्रक्रिया का ही नामकरण कर दिया मेरे ही नाम से, ताराचंद मेहती कृषि करनी। ठीक है, तो ये सक्सेस स्टोरी है। इन किसानों के यहाँ वो स्थिति में पहुंच गए, ये बोते हैं और बस एक आध दो सिंचाई कर लिए और घर जाके सोते हैं। फसल ही और बम्पर फसल काटते भाई, रासायनिक से ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। और जिन किसानों ने अपने रसायन विज्ञान का पालन कर लिया वो प्राकृतिक से भी ज्यादा लेने लगे। जैसे हनुमान जी को समुद्र लांघना था तो बड़े हो गए। प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले मिट्टी, अभी प्राकृतिक प्रक्रिया स्थापित करना है तो उसके लिए हमने भूमि उपचार एक प्रक्रिया तय कर दी है। क्या तय कर दी? भूमि उपचार एक प्रक्रिया हमने तय कर दी। या भूमि उपचार करो तो इस स्थिति में आप चले जाओगे और ये कोर्स अधिकतम 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। एक किसान है हमारे अमित पाटीदार, उन्होंने 1 साल 3 महीने में ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और वो आज इस स्थिति में बोते और घर जाके सोते हैं। उनका चना बम्पर आता है। अभी मक्का बो दिया उन्होंने बारिश में, खरपतवार थोड़ी हुए फिर भी वो जो है बढ़िया चल गया। और खरपतवार जो समस्या है ना, जैसे इंसेक्ट और खरपतवार, ये 2 बड़ी समस्याएं आती हैं। खरपतवार जो है वो आपकी प्रक्रिया के कारण हो रहा है। जितना ज्यादा मिट्टी की जुताई करोगे, मिट्टी जितना कॉम्पैक्ट होगी उतना खरपतवार ज्यादा होंगे। आप घूरे का ढेर डालोगे, कच्चे गोबर के ढेर को डालोगे, खरपतवार बढ़ेगा। जुताई बार बार करोगे, खरपतवार बढ़ेगा। आप अपना गोवर्धन खनिज खाद डालो, खरपतवार घट जाएंगे। मेरे भी किसानों के अनुभव है, किसानों ने गोवर्धन खनिज खाद बनाया और डाला, खरपतवार कम हो गए। तो 2 बड़ी समस्या है खेती में, खरपतवार बहुत मजदूरी लगती है और बीमारी, इसमें भी बहुत पैसा लगता है, मजदूरी, रासायनिक डालना पड़ता है, केमिकल की जहर डालना पड़ता है। जहां पंच महाभूत स्थिर होंगे, क्या स्थिर होंगे? पंच महाभूत स्थिर होंगे, वहां पर कोई बीमारी नहीं आएगी। मेरे गुरुजी ये बार बार कहते थे कि पंच महाभूत स्थिर करो, बीमारी भूल जाओ। और बीमारी के 2-4 कीट आएंगे तो वो आपके मित्र जीवाणुओं के भोजन बन के आएंगे, क्योंकि आपके खेत में जो मांसाहारी जीव हैं उनको भी तो कुछ खाने को चाहिए ना। तो 2-4 जो कीट आएंगे, आने देना, वो भी तुम्हारे भले के लिए आ रहे हैं। जैसे कोई इल्ली आ गई तो अकबका नहीं जाना कि अरे इल्ली आ गई है। अरे जरूरी है उस खेत में भी, इल्ली नहीं आएगी तो हमारे वो ततैया क्या खाएंगे? ततैया क्या करते हैं? इल्ली को डंक मारते हैं और दीवार में ऐसे मिट्टी का घर बनाते हैं। आपने देखा है मिट्टी के घोंसले बनाते हैं दीवार से चिपके हुए, उनको खोल के देखो, वहां इल्ली मिलेगी। 1-1 महीने पहले मरी हुई, वो मरती नहीं, डंक से वो बेहोश होती है और बेहोश करके लाके डाल देती है और 2 महीने तक खाती हैं। वो जो ततैया हैं, पर्र हैं, जो आपका सहयोग कर रहे हैं परागण में, उनको भी कुछ तो खाना चाहिए ना। तो जो इल्ली आई है वो भी आपके हित के लिए आई। और मेरे गुरुजी कहते थे यदि फसल बीमार हो रहा है तो ये समझ जाना वो मनुष्य का भोजन नहीं है, वो उन कीटों का ही भोजन है। मनुष्य का भोजन नहीं है, वो अपूर्ण है। और अपूर्ण चीज को खत्म करने सबसे पहले वायरस आता है, फिर फंगस आता है, फिर कीट आते हैं। तो वायरस और फंगस से आपने बचा लिया स्प्रे करके तो कीट आ जाएंगे। तो कंसेप्ट समझ में आया परवेज जी, मनोहर जी? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कीट आ रहे मतलब हमारे में गड़बड़ी है, पंच महाभूत अस्थिर हैं, बीज बनने लायक नहीं। और ये उदाहरण मुझे देते थे, एक आम का पेड़ था, उसमें हर साल बहुत तोते आते थे, पूरे खा जाते थे। तो गुरुजी ने कहा इस पेड़ में डीएनए, इस पेड़ में पूर्ण फल आने की क्षमता ही नहीं है। कोई कारण हो सकता है उसका डीएनए डैमेज हो सकता है उसमें उसके जमीन में कोई पोषक तत्व की कमी हो, तो उसको जो है पक्षी ही उसको निपटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है कि हमको जो है स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था कंप्लीट करनी है। तो किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा? आपके खेत में अगर बोना और घर जाके सोना है
तो किस प्रक्रिया होना चाहिए मिट्टी में? यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की प्रक्रिया होनी चाहिए। आपके अंदर भी ये प्रक्रिया स्थापित हो सकती है। उसके लिए वो कैसे? इसी प्रक्रिया से क्या खाना, कैसे खाना, फिर वायु का पूर्ण आहार। आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में कोई कमी बेसी हो, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में तो हम कोई कृत्रिम साधन भी अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं? हाँ, ठीक। तो कृत्रिम जो साधन है वो दो हैं, एक भौतिक है, एक अभौतिक है। एक क्या है? भौतिक रूप में है और एक अभौतिक यानी आध्यात्मिक रूप में है। इसको आध्यात्मिक भी कह सकते हैं, अभौतिक को। तो यम प्रक्रिया पूरी करना है, उसका भौतिक स्वरूप है गोबर। पंचगव्य से आप जो है, आप गोबर के अंदर से फास्फोरस पोटास निकाल करके ग्रहण करोगे तो आपको क्या है? मान लो फल नहीं मिल रहा है तो आप गोबर में पंचगव्य बना के, और पंचगव्य का आधार है गोबर, आप गोबर के माध्यम से भूमि तत्व ले सकते हो गोबर के अंदर से। और अभौतिक में क्या है? इसी गोबर को सुखा करके इसका भस्म बना लो, यज्ञ। उस प्रक्रिया का नाम है यज्ञ, यानी अग्निहोत्र भस्म। क्या है? अग्निहोत्र भस्म आप खाते हैं तो इससे भी आपकी प्रक्रिया, ये भूमि तत्व मिलेगा। मैंने बताया ही, अग्निहोत्र भस्म में कितने मिनरल्स हैं? अभी तक 46 देखे जा चुके। मैं कहता हूं पूरे 108 मिनरल्स हैं। और किस फॉर्म में है? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। इसलिए अग्निहोत्र भस्म पीने के पानी में, स्नान करने वाले ऊपर के पानी में होना ही, डाल ही दो, उससे नेगेटिविटी से दूर हो ही जाएगी। मैं बताऊंगा नेगेटिविटी दूर करने के उपाय में अग्निहोत्र भस्म ही। तो आप जो है भौतिक तरीके से या आध्यात्मिक तरीके से, किसी भी, ये दोनों तरीके से भी आप क्या प्राप्त कर सकते हो? भूमि तत्व। फिर गगन तत्व आप भौतिक तरीके से प्राप्त कर सकते हो गौमूत्र पी के। गौमूत्र में गगन तत्व है। कितना परसेंट है? 97% है। कितना परसेंट है गगन तत्व? सोचो, भूमि जो पानी है ना, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी से भरी है पूरी। पानी नहीं है। हमको गौमूत्र लगता है पानी है, पर पानी नहीं है। उसके अंदर आकाश तत्व है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जांच किया तो इसके अंदर जो है, जो मिनरल्स निकले वो 1% निकले और कार्बन निकला 2%। यही है इसके अंदर। तो बाकी 97% इसके अंदर आकाश तत्व है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, समझिए। अभी आप देखिए कि अगर जो है ये 3% जो तत्व है, ये अगर पानी होता, क्या होता? हमको पानी जैसा दिखता है, तो इसको हम बीज में छिड़कते तो अंकुरण होता। क्या होता? लेकिन बीज पर छिड़क के रख दो, कितना ही ज्यादा बीज पे स्प्रे करो, अंकुरण नहीं होगा। और ज्यादा स्प्रे करोगे तो अंकुरण की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए गौमूत्र में बीज को डुबा के कई किसानों ने लगाया, उन्होंने कहा अंकुरण ही नहीं हुआ। बहुत से किसानों ने लगाया, मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया, पर लगाया, अंकुरण ही नहीं हुआ। क्योंकि इसमें पानी नहीं है। पानी होता तो छिड़कने में अंकुरण होता कि नहीं होता? आप गेहूं है, उस पर आप बढ़िया पानी का छींटा मारते जाओ, उग जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन ऐसे आप छींटा मारो वाला गौमूत्र का नहीं उगेगा। इसका मुझे कैसे ज्ञान हुआ? बिना जुताई की जो प्राकृतिक खेती मैंने जब शुरू की, तो मैं क्या करता था कि मिट्टी के गोले बनाता था, सीड बॉल, उसके अंदर सीड डाल के और फिर बोता था।
तो हर सीजन में बीज कुछ ना कुछ सीड बॉल बच जाते थे। तो मैंने जिन सीड बॉल बनाने में पानी छिड़क के सीड बॉल बनाया और मान लो बोने से वो रह गया तो वो घर में ही अंकुरण हो जाता था रखे रखे, और जिन सीड बॉल को मैंने गौमूत्र से बनाया वो सूख गए, अंकुरण नहीं हुआ, और प्रयोग के तौर पे ने अगले साल उसको मैंने डाला तो अंकुरण हो गया। तो मुझे ये ध्यान आया कि गौमूत्र एक तो अंकुरण होने नहीं देता और दूसरा क्या है, बीज को सुरक्षित कर देता है, कवर कर देता है। तो इससे ध्यान में आया कि गौमूत्र के अंदर जो लिक्विड है वो पानी नहीं है, वो आकाश तत्व है। क्यों आकाश? कि हमने जहां जहां पर भी गौमूत्र पिलाया, जिनके भी शरीर में आकाश तत्व की कमी थी, गर्भस्थ संस्कार में पिता के शरीर में आकाश तत्व की निर्मित हो, इसके लिए उनको मैं गौमूत्र पिलाया। तो उनके शरीर में अपने आप वो बोलने लगे कि पहले मैं आधा किलोमीटर दौड़ के थक जाता था, गौमूत्र पिया 1 महीने तो 1 किलोमीटर दौड़ने लगा, 2 महीने पिया तो 4 किलोमीटर दौड़ने लगा, और 3 महीने लगातार गौमूत्र पिया तो 10 किलोमीटर की दौड़ने की रनअप आ गई। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ने पर नहीं थक रहा, इसका मतलब उसके शरीर में आकाश तत्व जो 8% गगन तत्व वो बढ़ा। इससे मैं अनुमान लगा रहा हूं कि गौमूत्र पीने से, गौमूत्र में क्या है, आकाश तत्व। अगर महिला के शरीर में आकाश और गगन तत्व की कमी है तो उसको भी गौमूत्र पीना है, ठीक है। पर गौमूत्र में भूमि तत्व और आकाश तत्व दोनों है, भूमि तत्व भी है पूरा 1%, इसलिए उपवास भी करना महिला के लिए आवश्यक है आकाश तत्व की पूर्ति के लिए। तो उपवास करना और गौमूत्र पीना, ये दो जो है कौन से साधन है, कृत्रिम साधन है। दो क्या है, कृत्रिम साधन है। और उपवास को हमने कह दिया दान, क्या कहा, रिक्तता, उसका सही नाम है रिक्तता, उसको हम बोल सकते उपवास। कोई महिला यदि भूखे रहती है लेकिन अहंकार है तो उसके शरीर में आकाश तत्व तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अहंकार क्या है, सबसे सूक्ष्म ऐसा कण है जो ठसाठस भर देगा। मतलब भूखा रह के आप शरीर को गला रहे हो, पर जो जगह बन रही है वहां किससे भर दे रहे हो, अहंकार से। इसलिए उसका मूल शब्द है दान, कि आपको लोभ क्रोध मोह और अहंकार का त्याग ही कर देना है। और ये जो भूमि तत्व इसको कम करना, वायु तत्व, अग्नि तत्व, नीर तत्व को कम करना, मतलब उस संदर्भ में कि आकाश तत्व बढ़ाने के, केवल इसको बढ़ाना, इनको नहीं बढ़ाना। तो उपवास करने से ये बढ़ जाता और ये ज्यों के त्यों रहते हैं, हल्के थोड़े घटेंगे। तो क्लियर हो रही मेरी बात? आगे बढ़े हम कि भौतिक साधन क्या है, आकाश तत्व बढ़ाने का गौमूत्र, और दूसरा अभौतिक साधन क्या है, दान, उपवास। अभी देखिए पौधों में फल आने हैं तो पौधे सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, पानी भी छोड़, भोजन पानी भी नहीं लेता पौधा, जब पानी नहीं लेता तभी तो पतझड़ आता है। अगर पानी पीते रहेगा तो पतझड़ आएगा क्या? कई किसानों ने देखा है कि अब जो है फूल आने के पहले अगर किसानों ने पानी दिया तो पत्ते नहीं गिरते और नए पत्ते आ जाते और प्लांट 1 साल के लिए बढ़ जाता है, अब अगले साल आएगा फल। इसलिए पतझड़ के समय में पौधों को पानी नहीं देना, फूल आने के पहले पानी नहीं देना चाहिए, ऐसा भी गणित किसानों के बीच में है। और इसलिए आप देखिए कि अभी पतझड़ लगते सारे पत्ते गिरते हैं, सब खाना पानी छोड़ देता है, नए पत्ते आते हैं और फिर जो है खिलखिला के फूल आते हैं और जबरदस्त फल लगते हैं। ठीक, कंसेप्ट आ रहा है ध्यान में? तो ये होता है कृत्रिम तरीके से किसकी पूर्ति करना, गगन तत्व की। तो यम नियम का पालन तो पौधे करते हैं, उपवास भी करते हैं, तो और गगन तत्व बढ़ता है तो फल की मात्रा। आपने देखा हो जितने पेड़ हैं जिनमें पतझड़ होता है उन्हीं में ज्यादा फूल आते हैं। अनार में पतझड़ के लिए क्या करते हैं, वो केमिकल का स्प्रे करते, सारे पत्ते जबरदस्ती गिराते हैं।
आप पानी बंद कीजिए और गौमूत्र का क्या कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, प्योर गौमूत्र का। सारे पत्ते, आकाश तत्व की मात्रा बढ़ेगी और गौमूत्र एसिडिक होता है, उसके प्रभाव से पत्ते ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, हाँ गिर प्योर जाएंगे। प्योर हाँ प्योर गौमूत्र 100%, 15 मिनट डालो, सीधे स्प्रे कर दो अनार के पौधों में, जहां पतझड़ करवाने की जरूरत है। कृत्रिम तरीके से हमने गगन तत्व बढ़ा दिया। ठीक, आगे बढ़े। अब जो है वायु तत्व कि गोबर गौमूत्र, अब ये वायु तत्व बढ़ाने का कृत्रिम माध्यम है घी। क्या है, घी। क्यों घी? घी का जैसे ही हम हवन करते हैं 5 गैसें, जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं 5 गैसें निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। अभी घी का हवन करेंगे तो वायु निकल रही है, एक वायु क्या कर रही है, वायु को शुद्ध कर रही है, एथिलीन ऑक्साइड। अभी एथिलीन ऑक्साइड जो है क्या करते हैं डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर में चाइना से बुला के स्प्रे करते हैं। नहीं, फार्मेलिन ऑक्साइड, एथिलीन नहीं, फार्मेलिन का स्प्रे करते हैं चाइना से गैस बुला के। अरे गोबर को, कंडे को जलाओ और घी का हवन करो, अपने आप वातावरण शुद्ध हो जाएगा। क्यों? इससे भी फार्मेलिन गैस निकलती है। और इसी का क्या है, हवन करोगे तो एथिलीन निकलेगा। एथिलीन क्या होता है? एथिलीन गैस आपके अग्नि तत्व को ठीक करता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, वायु तत्व में प्राण ऊर्जा देगा, जीवन देगा, है ना। एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड क्या करेगा कि आकाश तत्व को बनाएगा, ओजोन को ठीक करेगा। बीटा प्रापी ऑक्साइड आपके शरीर की रचना बनने की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा, जीवन की शुरुआत। और इसमें जो होता है बीटा प्रापी ऑक्साइड, इसमें एक गैस और होता है जो ऊपर जाकर के जल मतलब वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, प्रोपिलीन गैस। प्रोपिलीन गैस वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यज्ञ करने से 5 गैस निकलने से पंच महाभूत शुद्ध और सजीव होते हैं। ठीक है, तो वायु को शुद्ध और मतलब वायु कम है तो उसको बढ़ाने का उपाय क्या है, घी। आपके कमरे में यदि कमरा चारों तरफ से बंद है तो आप रात में सोते समय कंडे जलाइए, 4 बूंद घी डाल दीजिए, है ना। हाँ, अग्नि, वायु और सूर्य और प्रजापति को स्मरण करते हुए, ना भी करो तो 4 बूंद घी डाल दो, वायु बढ़ गया आपके कमरे में। और नहीं है तो घी जो है, तुलसी का एक पौधा रख लो, नीचे घी का दीपक जला दो, इससे भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो माध्यम क्या रहा, घी। घी वायु का कौन सा सोर्स है, कृत्रिम सोर्स है, भौतिक। कंसेप्ट क्लियर? अगर वायु का आपके यहाँ गड़बड़ी है, वायु की कमी है, माध्यम क्या है, घी। और इसका माध्यम क्या है, तप। अभौतिक माध्यम क्या है, तप। आप एक बार सांस लो और 10,000 साल तक उस सांस का यूज करो, क्योंकि आप एक बार सांस लेते हो तो करोड़ों करोड़ ऑक्सीजन के अणु अंदर जाते हैं, उनका सारा यूज करोगे 10,000 साल आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जो ऑक्सीजन अंदर चला गया है, पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। केवल हम जो कण लेते हैं उसके ऊपरी भाग का जो पड़ा होता है ना, जैसे हम कोई फल ले आए और ऊपर से उसको हाँ चाट ले और वापस छोड़ दे, ऐसे ही करें तो हमको कितना स्वाद मिलेगा, कुछ नहीं। और उस आम को यदि हम पूरा रस ले लें चाव करके तो एक से ही पेट भर जाएगा। और ऐसा ना करें, ऊपर ही उसका ले तो हजारों फल लेंगे तब भी आम की तृप्ति होगी क्या? यही हो रहा है। ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऊपर उसका यूज कर रहे हैं, बाहर उसको कंप्लीट यूज करें तो आपको जो है फिर जैसे आप श्वास की मात्रा बढ़ाते जाओगे, मतलब श्वास की मात्रा घटाते जाओगे, उसका उपयोग बढ़ाते जाओगे, उसी को कहा तप। और हमारे यहाँ तप का अर्थ यही था, श्वास को रोकना। खड़े होकर के एक पैर के तप कर रहे हैं,
जल के अंदर चले गए, तप कर रहे हैं। भाई जल के अंदर जाओगे श्वास लोगे क्या? नहीं। पहाड़ में जाके खड़े हो जाओगे श्वास लोगे क्या? तो तप का आशय था ऑक्सीजन का कम से कम यूज करोगे तो आपकी आयु बढ़ेगी घटेगी। इसलिए पहले जो हैं जो राक्षस होते थे 10,000 साल तप किए। अरे राक्षस मैं तो गलत बोल रहा हूँ, ऋषि मुनि और जो भी देव हुए वो भी सब तप किए हैं। ध्रुव, प्रहलाद, हाँ, सूर्य की पुत्री ने तप की इतने वर्षों तक, ठीक है। तो ऐसे जो है ये तप की परिकल्पना ये किससे होती थी? इससे कौन से तत्व की पूर्ति होती थी? क्योंकि हमको रोज रोज क्या खाना पड़ता है? वायु ही ज्यादा खानी पड़ती है। तो उसको कम खाने की प्रक्रिया क्या है? तप। कंसेप्ट क्लियर? हाँ, कि वायु तत्व हमें रोज खाना है 12 किलो, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा खाना है, पानी तो बहुत थोड़ा है। तो ये तप का आशय ये है। और कृत्रिम तरीके से किससे मिलेगा? घी से। फिर अग्नि तत्व है दही से, दही और मक्खन, ठीक है। और ये है कर्म से। आपके शरीर में देखो दही एक ऐसा है, कप वाला खाएगा तो पित्त बढ़ेगा, पित्त वाला खाएगा तो कम होगा, कप बढ़ेगा। बहुत गर्मी है तो भी दही खिलाई जाती है, और बहुत सर्दी है उसको भी दही का सेवन कराया जाता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व को ठीक करती है। और हम तो दही भी नहीं खा रहे फिर भी अग्नि तत्व क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य का कर्म कर रहे हैं, और मनुष्य का कर्म है कृषि। क्या है? कृषि। और कृषि के 3 भाग हैं, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र, गाय, गौपालन, ठीक है। गौपालन लिख दो इसको, गाय की सेवा करना, अग्निहोत्र करना, और बीज बोना। ये 3 काम है कृषि के। जैसे हम बोले खाना बनाओ, तो खाना बनाओ में सारा काम आ गया कि नहीं आ गया? हैं? बर्तन भी तो साफ करना है, चावल भी धुलना है, पकाना भी, रोटी भी मारना। अब अलग अलग काम थोड़ी ना बोलेंगे, खाना बनाओ में एक साथ आ गया। वैसे हम कृषि करो बोलते ही इतने काम आ गए। अब इसके बारे में अलग से मैं एक विषय रखूंगा, मनुष्य का कर्म क्या है। अभी इसको इतना संक्षिप्त में बता के छोड़ रहा हूं, ठीक। तो जो कृषि करता है आपने देखा होगा उसका टेम्परेचर भी ठीक रहता है। उसको एसी की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। ठंड में भी जरूरत नहीं पड़ती और गर्मी में भी। उसका टेम्परेचर शरीर, क्यों? वो अपना कर्म कर रहा है। फिर है प्रत्याहार, ये है छाछ। कृत्रिम तरीके से इसको प्राप्त करने का माध्यम क्या है? छाछ। छाछ के अंदर एक विटामिन एक होता है, साइटोकाइनिन एसिड होता है। ये साइटोकाइनिन एसिड को आधुनिक विज्ञान ने ट्रैफिक पुलिस कहा है। क्या कहा है? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? तुम रुक जाओ, तुम इधर जाओ, तुम रोको, तुम इधर जाओ। और पहले ट्रैफिक पुलिस का और काम था, कोई राह चलता रहता था तो उसको गाड़ी में बैठा देता, तुम इधर जा रहे हो, इसको बैठो, इसको उधर ले जाओ, हैं? अब ट्रैफिक पुलिस का काम बदल गया। अब राहगीर को तो वहीं छोड़ दिया, अब जो गड़बड़ की है पैसे दो। तो ये पुराना ट्रैफिक पुलिस है छाछ, साइटोकाइनिन एसिड। इसलिए हम जब भी खाना खाते थे छाछ पीते थे, और हमारी खेती में जब भी जो है कोई स्प्रे होता था छाछ मिला के स्प्रे होता था। अच्छा, अभौतिक साधन भी चाहिए, और अभौतिक साधन है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी एमबीबीएस। कौन सा वाला एमबीबीएस? मुन्ना भाई वाला? एक्चुअल एमबीबीएस, मुन्ना भाई वाला एमबीबीएस नहीं चलेगा। आपको विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए गाजर से निकालना और आंख में डालना, ये इसका आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आयरन की कमी है तो अंगूर को सड़ाना, कैसे सड़ाना कि द्राक्षासव बने, और फिर उसको पीना। एमबीबीएस हुए कि नहीं?
आयुर्वेद की। आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज की कमी है, तो नींबू नमक शक्कर पिलाना या ग्लूकोज का बॉटल बनाना और ड्रिप में लगा के डालना, तो एमबीबीएस लगेगा कि BAMS हो BAMS के लिए नहीं, ग्लूकोज का बॉटल तो एमबीबीएस बना सकता है और डाल सकता है। एमबीबीएस तो केवल बना नहीं सकता, डाल सकता है, बनाने के लिए और कोई पढ़ाई करनी उसमें पड़ेगी। BAMS ही होना चाहिए। हाँ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। अच्छा BAMS होना चाहिए, जी। ठीक है। तो BAMS चाहिए या MBBS? आपको क्या करना पड़ेगा, ये कृत्रिम है, यज्ञ दान तप कर्म और स्वाध्याय, ये आपके पंच महाभूतों की पूर्ति का क्या है, साधन है। हर अंगों में प्रत्याहार आप MBBS करके करवाओगे तो सोचो कितना खर्चा आएगा। हर अंगों के डॉक्टर बनना पड़ेगा आपको। तो ये कृत्रिम तरीके पर जाओगे तो इसमें यज्ञ दान तप कर्म है, स्वाध्याय है। प्राकृतिक तरीके में जाओ, भौतिक तरीके में जाओगे तो गाय के पास जाओ, गोबर गोमूत्र घी दही और छाछ, ये तीनों को पांचों को मिला दोगे पंचगव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? और पंचगव्य पिला के नटराजन जी ने 17 बीमारियां ठीक की मनुष्यों की, और पौधों की भी जो है जबरदस्त प्रोडक्शन लिया। MBBS डॉक्टर थे, डॉक्टर के नटराजन, कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के। और मैं आज जो है, आज वो प्रोजेक्टर भी चलाना जरा, ठीक है, प्रोजेक्टर चला के आज मैं दिखाता हूं कि कैसे वो पंचगव्य बना के पौधों को दिए तो पौधे कैसे हरे कच्चे हुए और कैसे बढ़ोतरी, केवल पंचगव्य से, बीजोपचार पंचगव्य से ही सब कुछ दे दिया। और मनुष्यों को सिर में दर्द पंचगव्य, माइग्रेन हो गया पंचगव्य, हार्ट की समस्या पंचगव्य, लंग्स की समस्या पंचगव्य, किडनी की समस्या पंचगव्य, हड्डियों की समस्या आर्थोपेडिक पंचगव्य, प्रजनन की समस्या पंचगव्य। और ना केवल मनुष्यों को दिया, मछलियों को दिया, खरगोश को दिया, सुअरों को दिया, हाथी के तो इनको गाय बैलों को दिया, केवल पंचगव्य ही देकर के ठीक किया। क्योंकि पंचगव्य में अणु भी है और जीवाणु भी है। पंचगव्य हो गया मतलब भूमि गगन वायु अग्नि नीर का पूरा माध्यम हो गया, कंप्लीट आहार हुआ कि नहीं? पंच भगवान का, पूरे भगवान पंच महाभूत है कि नहीं इसके अंदर? मिले कि नहीं? छाछ से मिल गया, नीर मिल गया, दही से अग्नि, घी से वायु, गौमूत्र से गगन तत्व, गोबर से भूमि तत्व। तो ये पंच महाभूतों को प्राप्ति के भौतिक और अभौतिक दो और साधन बता दिए। और एक साधन क्या है? प्राकृतिक साधन। ये कौन सा साधन है? प्राकृतिक। और ये कौन से हैं? भौतिक यानी कृत्रिम। कृत्रिम के दो हैं, कृत्रिम साधन। ठीक, क्लियर हो गया? आपके कैलेंडर में है ये सब चीजें, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें है। ये चक्र मैंने बना दिया है। अब ऐसा अगर जो है आप किसी भी माध्यम से ऊर्जा ले रहे हो, चाहे आपके बहुत प्राकृतिक तरीके से मिल गए, जैसे हर जीव जंतु को मिल रहा है, हर पेड़ पौधे को मिल रहा है, या कृत्रिम तरीके से मिल गया, तो आपको क्या करना है? आपके शरीर में क्या होगा? ये 7 चक्र जो हैं एक्टिवेटेड हो जाएंगे। कौन से चक्र? ऊर्जा चक्र एक्टिवेटेड हो गए। अगर भूमि तत्व मिला आपको तो आपका कौन सा चक्र एक्टिवेटेड होगा? हाँ, मूलाधार चक्र। कौन सा चक्र एक्टिवेटेड होगा? और इसका रंग लाल है। दूसरा क्या है? दूसरा चक्र कौन सा है? स्वादिष्ठान।
स्वाधिष्ठान चक्र। और इसका रंग क्या है? नारंगी है। तीसरा चक्र कौन सा है? मणिपुर चक्र। और इसका रंग क्या है? पीला है। चौथा चक्र कौन सा है? अनाहत चक्र। और इसका रंग कौन सा है? हरा। फिर उसके आगे नील तत्व के कौन सा चक्र सक्रिय होगा? विशुद्धि चक्र। और इसका रंग क्या है? नीला है। फिर कौन सा चक्र सक्रिय हो जाएगा? आज्ञा चक्र। और कौन सा रंग है इसका? जामुनी है। फिर धारणा। फिर इसमें कौन सा चक्र है? सहस्रार। 1000 इसमें पंखुड़ियां, इसलिए सहस्रार नाम है चक्र। और इसका रंग क्या है? बैगनी। प्रकृति में 7 रंग ही हैं। कितने रंग हैं? 7 रंग ही हैं प्रकृति में। नीला चक्र तो अभी क्या है, इसको क्या समझिए कि भूमि तत्व आपने लिया, चाहे वो यम प्रक्रिया से लिया, ठीक है, तय भोजन से लिया। अगर तय भोजन से ले रहे हो पके फल तो इनकी जरूरत नहीं है। नहीं लिए तो पंचगव्य से लो या तो अग्निहोत्र भस्म से लो। ऐसा करोगे तो आपका कौन सा चक्र क्लियर होगा? मूलाधार चक्र। कहाँ स्थित है? कमर के नीचे। ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। और ये एक्टिवेटेड हो गया तो आपका खाना पीना, सोना और जागना ये ठीक हो जाएगा। आपका हाजमा ठीक हो जाएगा, सोने का क्रम ठीक हो जाएगा, आपको 2.5 घंटे में नींद पूरी होनी शुरू हो जाएगी भूमि तत्व होने से। क्योंकि इसी की गड़बड़ी से सब गड़बड़ होता है। जो जिंक नहीं है तो वायरस होगा, कैल्शियम नहीं है हड्डियों का दर्द, दांत का दर्द होगा, हीमोग्लोबिन की कमी है कमजोरी रहेगी। तो क्लियर हुआ? भूमि तत्व। और लाल रंग, वो चक्र का पूरा लाल। आपके शरीर में जितने भी ऐसे अवयव हैं वो सब जो है स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरा है कि जो है आपके शरीर में गगन तत्व, प्राकृतिक नियम की प्रक्रिया, पके फल खाओगे, ठीक है, तो अपने आप ये गगन तत्व आ जाएगा। नहीं तो गौमूत्र पियो या उपवास करो। ये दोनों काम करोगे तो आपका अपने आप स्वाधिष्ठान चक्र जो कमर से 2 अंगुल ऊपर है और जिसका रंग नारंगी है, ये चक्र शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये चक्र का शरीर होना यानी आपके शरीर में पिता तत्व शुक्र धातु की निर्मित होने लगेगी। और शुक्र धातु ऊपर बढ़ा तो ओज तेज बढ़ जाएगा, नीचे गया तो शुक्राणु बन जाएगा। ऊपर गया तो ऊर्जा बनेगा, नीचे गया तो अणु बन जाएगा जो जीवन देने के लिए सक्षम है। फिर वायु तत्व, मणिपुर चक्र। आप अगर घी आहार आप ठीक लेते हो तो वायु तत्व सक्रिय, या तो घी के द्वारा करो, घी खा के नहीं, घी हवन में डाल के, या तब करके मणिपुर चक्र सक्रिय जो जस्ट नाभि के पीछे स्थित है। और ये नाभि से जुड़ा हुआ है और नाभि से जुड़ी है कितनी? 72,000 नाड़ियां। तो हमारा कोई शरीर कट जाए और हमारे जो है नाभि चक्र, मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड है तो यहाँ दोबारा निकल जाएगा। इसलिए रावण ने नाभि, ये मणिपुर चक्र को एक्टिवेटेड किया था। अमृत नहीं पिया था, रावण को ने अमृत नहीं पिया, ये कोई वर्ण नहीं। नाभि में एक्टिवेटेड किया, उसको अमृत डाल दिया, ऐसा आपने किदवंती में बोला। तो इसलिए रावण के सिर कट जाते थे, वापस दूसरे सिर आ जाते थे। तो अभी देखिए बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके पूंछ कट जाते हैं,
वापस पूछ आ जाती, इसी के एक्टिवेटेड है मणिपुर चक्र। हमारा अभी थोड़ा बहुत एक्टिवेशन है, इसलिए हाथ पैर में अंग भंग कट गया, कुछ हो गया तो इसी चक्र की सहायता से वो ठीक होता है। हमको लगता है खून जम गया, थक्का हो गया और वो ठीक हो गया, नहीं, इस चक्र का योगदान है। इसका रंग कैसा है? पीला है। ऐसे ही जो है आपने विहार किया या दही खाया या आपका कर्म कंप्लीट किया, आपका अनाहत चक्र चलेगा, इसका रंग हरा है, आपका हृदय अच्छा रहेगा। आपने यदि जो है प्रत्याहार कंप्लीट किया, चाहे प्राकृतिक प्रक्रिया से किया हो, चाहे छाछ से किया हो, चाहे एमबीबीएस करके किया हो, ये ठीक किया हो, तो आपके शरीर में क्या हो गया? प्रत्याहार प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। और ये कंप्लीट होगा तो क्या होगा? आपके शरीर में शुद्धता आ जाएगी। विशुद्धि चक्र इसलिए नाम है उसका, यहाँ होता है गले के पीछे स्थित। इसलिए रोज आप जहर तो रोज खाते हो, कार के पीछे चल रहे हो मतलब जहर खा रहे हो, ठीक है? केमिकल वाली सब्जियां कहीं ना कहीं जहर है। तो भोजन से, हवा से, पानी से आप जहर ले रहे हो, वो जहर को यही चक्र खत्म करता है, नहीं तो अब तक कई बार कैंसर हो चुका होता है। इसका रंग क्या है? नीला है। फिर है मन। ये ध्यान की प्रक्रिया से मन आपके कंट्रोल में होगा, और मन कंट्रोल में हो गया तो आप किसी को भी आज्ञा दे सकते हो। आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड हो गया, आप किसी को भी आदेश दे सकते हो। और मेरे गुरु जी के जो गुरु हैं वो कहते हैं कि वो दीपक सचदे जी रहते थे कहाँ पर? भजवाड़ा में। उनके गुरुजी 30-32 साल के दिखे। तो मैंने प्रश्न किया एक बार कि इनकी उम्र कम दिखती है, आपकी 76 साल, वो तो बिल्कुल काली दाढ़ी और यंग। तो बोले इनको ही मैं 15-16 साल से तो मैं ही जानता हूँ, ये ऐसे ही है। और वो केवल जो है एक कटोरी 14 दिन में एक कटोरी मूंग बस लेते थे, या जो दे दो वही ले लेते थे। भजवाड़ा में रहते? हाँ, वो रहते 1-2 साल में कभी कभार आते थे। मुझे मिलवाया, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने उनसे लेना था, इसलिए मुझे बुलवाया। रातों रात मैं ट्रेन से उनसे मिलने गया था। और वो सूर्य के प्रकाश में नहीं आते, केवल रात में 3:30 से 4:30-5 बजे तक भोर में आपसे मिलेंगे। फिर वो दिन भर कुटिया में ध्यान में बैठे रहते। कहते उनकी उम्र 350 साल से ऊपर होगी। भजवाड़ा में रहते? नहीं, वो कोई पता नहीं कहाँ रहते। वो भजवाड़ा आते थे हर साल में या 2 साल में, 1-1.5 महीने। हाँ, क्या नाम है उनका? नाम वगैरह कुछ नहीं, ज़्यादा बात भी नहीं करते हो। हाँ, उनकी एक वीडियो यूट्यूब में है, देख लेना, एकदम लंबे तगड़े हैं। और चूंकि वो सूर्य के प्रकाश में आते नहीं थे, इसलिए उनके शरीर में क्रैक पड़े हुए हैं। वो वीडियो देखे आपके सचदे जी के साथ? हाँ, वो वीडियो ठीक है। वो क्या, उनका आज्ञा चक्र इतना एक्टिवेटेड है, वो जहाँ बैठ गए बोले सारे निगेटिव जितने जीव हैं, कौन से कि बिच्छू, सांप, चूहे, सब निकल के आओ और सब चले जाओ उधर नदी के उस तरफ, चले जाएंगे उस तरफ। आज्ञा चक्र उनका एक्टिवेटेड था। जिसको चाहे उसको केवल मन से याद कर ले तो वो चला आएगा। आज्ञा चक्र बहुत शक्तिशाली होता है, किसी को भी आदेश देके आप काम करवा सकते हो। और ये इसको बोला जाता था सम्मोहन की शक्ति, जो पुराना था कि सबको जो है वो राम ने ही आपस में लड़वा दिया। वो कहते हैं ना कोई सम्मोहन बाण मारा, वो आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन से संभव होता है। बहुत शक्तिशाली है। ये हमारी आंख के भव के पीछे स्थित है। ठीक, अब उसके बाद है क्या? सहस्त्रार चक्र, आपकी बुद्धि का एक्टिवेशन। आपकी बुद्धि में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, ये सुप्त हैं। वो न्यूरॉन्स चूहे जैसे हैं। जैसे चूहा होता है ना, किसी बिल में घुसता है और अंदर ही अंदर उधर से निकलता है, उसको दिक्कत होती है चूहे को? क्या नहीं। वैसे न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर में। ये पता है कितनी बड़ी? ये 4-6 गैलेक्सी समा जाएं। गैलेक्सी जानते हो ना, आकाश गंगा। इतनी बड़ी आकाश गंगा, जो तारे एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, वैसे हमारे शरीर में न्यूरॉन्स हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और इनमें जो है विद्युत का एक प्रवाह होता है और हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में वो कैलकुलेशन, विद्युत का प्रवाह हो रहा है। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं तो मेरे शरीर में भी विद्युत का प्रवाह हो रहा है वैसा, और वही प्रवाह आपके मस्तिष्क में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने में। तो मैं अगर कोई चीज गलत बोलूंगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक
है, सही बोलूंगा तुरंत एक्सेप्ट करोगे। तो सही गलत का कैलकुलेशन करने की सारी तरंगे हैं। और अगर जो है ये बुद्धि का घड़ा ही उल्टा हो जाए, क्या हो जाए? जहां बुद्धि का घड़ा उल्टा हो गया वहां कुछ जाएगा क्या? तो कुछ लोगों ने तो ये जो है ना सहस्रार चक्र को उल्टा ही कर दिया, अब कुछ नहीं जा रहा है उसके अंदर। जैसे उल्टा खड़ा रहेगा तो कुछ भरेगा क्या? अब तो बहुत से लोगों ने सहस्त्रार चक्र को उल्टा ही कर दिया, सारे चक्र उल्टे भी घूमते हैं, खुला ही नहीं, पैक कर दिया। जितना इंफॉर्मेशन है उसी आधार पर जी रहे हैं, नया इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सहस्त्रार चक्र है, ये सहस्त्रार चक्र की 1000 जो हैं पंखुड़ियां हैं, और इसके एक्टिवेशन से आपकी धारणा आ जाएगी, ठीक है। और अब जो है अगला जो चक्र है वो है बीज चक्र। कौन सा चक्र? हाँ, ये अहंकार की स्थिति आपके शरीर के बाहर है। ये चक्र क्या है? इस शरीर में नहीं है, इसलिए उस चक्र का कोई नाम नहीं, शरीर के बाहर है। और ये चक्र भी एक्टिवेट कुछ लोगों का, जिनका यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा ये जिनका कंप्लीट है, वो इस चक्र के शरीर के बाहर जा सकते थे। और शरीर के बाहर जाकर भी शरीर दिखेगा, पर वो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। तो ऐसे चक्र हैं। इन चक्रों के एक्टिवेशन से आपके शरीर का क्या क्या निर्माण होगा, तो इसमें लिखा है, मैं यहाँ जगह का मैं तो नहीं लिखता। जैसे अभी जो है मूलाधार चक्र रहेगा, ठीक है, तो इसके आपके शरीर में अन्नमय कोश का निर्माण होगा। अन्नमय कोश, आपका शरीर जो दिख रहा है ये अन्नमय कोश है, ठीक है। फिर गगन तत्व सक्रिय होगा तो प्राणमय कोश, ठीक। फिर वायु तत्व सक्रिय होगा तो आपके शरीर में मनोमय कोश, ठीक है। आपके शरीर में अग्नि तत्व की पूर्णता हो गई तो विज्ञानमय कोश, विशेष ज्ञान में। विज्ञान क्या है बताऊंगा, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष, ठीक है। विशेष ज्ञान का शरीर निर्माण हो जाएगा, और ये एक्टिवेटेड हो गया तो विशुद्धि चक्र यानी नीर, इसका हो गया तो आनंदमय कोश। आप अगर बहुत अच्छा पक्का फल खाते हो तो स्वाद से ज्यादा आपको क्या आता है? आनंद आता है। जिस फल के खाने से आनंद मिल रहा है, समझ जाना वो मनोमय, क्योंकि आनंद का निर्माण उसके अंदर जो रस है वो नीर तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? नीर तत्व का। और आपके शरीर में आनंदमय कोश का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चक्र है, इसके शरीर निर्माण की प्रक्रिया हो गई। तो अन्नमय कोश मतलब आपका ठोस शरीर बना, प्राणमय कोश मतलब आपके शरीर में जीवन का संचार, ऑक्सीजन का संचार हुआ, मनोमय कोश मतलब आपका जो मन है उससे शरीर निर्माण की प्रक्रिया, विज्ञानमय कोश यानी अब ये तीनों मिलके कोई विशेष तरह के, मतलब आपने देखा होगा कि अग्नि तत्व से ही प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यज्ञवेदी से प्रकट हुए। द्रौपदी कहाँ से प्रकट हुई? यज्ञवेदी से, यज्ञवेदी से, ठीक है। धृष्टद्युम्न कहाँ से आया? यज्ञ से। अश्वत्थामा भी यज्ञ से आया था, क्योंकि ये विज्ञानमय कोश, विशेष ज्ञान के द्वारा ये तीनों कोश को आपने खड़ा कर दिया। मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य का शरीर है, ये उसका प्राण है और उसका मन है, ये तीनों से ही तो बना ना। मतलब शरीर, भौतिक शरीर, प्राण और मन, ये तीनों से ही तो बना ना शरीर। तो विज्ञानमय कोश यानी हमारे यहाँ विशेष ज्ञान के द्वारा भी, जैसे 100 कौरव पैदा हुए, किससे पैदा हुए? एक केवल पिंड, डीएनए को डेवलप किया गया। तो ये क्या है? विज्ञानमय कोश, उसका आधार था अग्नि, इसलिए यज्ञ द्वारा ही ये सब उत्पन्न हुए, ऐसा हमारे विज्ञान में आता है और बिल्कुल सत्य है।
भाई त्रेता में भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किससे हुई? यज्ञ से हुई। द्वापर में भी जो है 5 पांडव किससे उत्पन्न हुए? यज्ञ से हुए। ये जो है कुंती को ये यज्ञ आता था, ठीक है, सामान्य जो है उससे नहीं हुए, यज्ञ से हुए। द्रौपदी भी यज्ञ से हुई, इसलिए पंच पांडव को यज्ञ सैनी कहा गया। मतलब उनकी जो द्रौपदी को यज्ञ से उत्पन्न हुई, यज्ञ सैनी कहा गया था, यज्ञ से उत्पन्न हुई, ठीक है। तो इसीलिए है यज्ञमय को विज्ञानमय कोश, यानी यहाँ पर पूरा साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है दुनिया में। अभी केवल डीएनए से अभी वो एक भेड़ बनाया, किससे बनाया था? एक क्लोन से बनाया। तो ये क्लोनिंग सिस्टम पहले था, उसका आधार यज्ञ था। अभी उसका आधार है आपका परख नली का, हाँ, ट्यूब, हाँ, तो ये प्राइमरी अवस्था में वो विकसित था उस समय। हाँ, बहुत विकसित था आज प्राइमरी अवस्था में। फिर इसके बाद जैसे नीर, आपके हर अंगों को सारा चीज मिल जाए, ब्लड को आयरन मिल जाए, हड्डी को कैल्शियम मिल जाए, ठीक है, और खून को ग्लूकोज मिल रहा है, आँख को विटामिन, तो आप आनंद से भर जाओगे कि नहीं? तो आप ये जो है जैसी आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय हुआ, हर अंगों को प्रत्याहार मिला, आनंदमय कोश का निर्माण होगा, और इसके निर्माण के बाद अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रकृति का जो ऊर्जा चक्र है ये जीवन का निर्माण करता है, ठीक है। और इसको हमने एक दूसरे तरीके से यहाँ भी एक बताने की कोशिश की कि ये 7 ऊर्जा कैसे, अभी तो मैंने पंच महाभूत से बताया, ये 7 ऊर्जा कैसे प्रकृति का निर्माण करती हैं, कि ये भी मैंने इसमें डाल दिया कि शैलपुत्री ब्रह्मचारी मिलके क्या बनाती हैं? इलेक्ट्रॉन बनाती है। चंद्रघंटा कुष्मांडा और स्कंद माता मिलकर के न्यूट्रॉन बनाती है। और ये मतलब ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और ये कात्यायनी कालरात्रि मिलकर के शिव ऊर्जा बनाते हैं। ये 7 ऊर्जा ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भूमि गगन वायु अग्नि नीर मन बुद्धि को कैसे बनाते हैं? अभी मन की कहानी भी मैं रह गया। देखो मन की उत्पत्ति किससे हुई, है ना? एक मिनट, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि अभी एक कहानी और रह गई इसमें। जो शिव है वो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है? स्वयंभू ऊर्जा है, एक ठोस चीज है। इस ठोस से जो महाकाली है उसने अवतार लेकर, क्योंकि महाकाली खुद जो है जीवों की उत्पत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि महाकाली जीवों की उत्पत्ति प्रकृति कर सकती है। तो महाकाली ने पहले सत्य के रूप में प्रकृति में जन्म लिया। किस रूप में? सत्य के रूप में। तो सत्य नकारात्मक ऊर्जा से विवाह नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने खुद को भस्म की। और फिर उसने कहाँ जन्म ली? हिमालय पुत्री के यहाँ। और उसने तप की, किससे? प्रकृति ने तप की, किससे विवाह करने को? शिव से। क्योंकि हिमालय पुत्री, जब तक प्रकृति जो है, पार्वती जब आई थी तब प्रकृति नहीं बनी, तब केवल ब्रह्मांड के कण बने थे, देव बने थे, देव बने थे बस, प्रकृति नहीं बनी थी। प्रकृति जब पार्वती खुद आई और इसने शिव से विवाह करने की प्रतिज्ञा की, क्यों? उसके लिए तप की, उसी से विवाह करना। तो अभी शिव और जो है शक्ति यानी पार्वती, प्रकृति, इनके मिलने से जो पहला पुत्र हुआ जिसको कहा गया कार्तिकेय। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और कहते कार्तिक, ये जो मन है हमारे शरीर में, ये शिव और पार्वती का वो पुत्र है जो सबके अंदर है, डीएनए में कोटेड है। तो जो मन है ये किसका पुत्र है? शिव और पार्वती का। पंच महाभूत जो है ये देव हैं, और मन भी उत्पन्न हुआ शिव और पार्वती के मिलन से, इसलिए इसको भी देवों का अधिपति कहा गया। देव का सेनापति कौन है? मन। तो ये पंच महाभूतों की तरह ये भी सूक्ष्म है, पर ये भौतिक है। प्रकट किससे हुआ? शिव और पार्वती। और सामान्य पति पत्नी के मिलन से नहीं हुआ, सामान्य विशेष
योग से, तप से हुआ, दोनों के एक तप से हुआ। और बुद्धि भी दोनों के तप से हुआ। गणेश जी, पार्वती ने मैल से बनाई, ऐसा एक कहानी में है। पार्वती ने अपने सारे तपोबल से और इसका निर्माण की। इसका बुद्धि, गणेश जी का। और आप देखिए हमारे जो ये सिर की जो बुद्धि है ना, इसको एक ऐसे टांग दोगे कील में तो गणेश जी जैसी दिखेगा। देखियो मस्तिष्क का फ्लैट भाग देखो, जो फ्लैट है उसको देखो जरा, गणेश जी जैसे दिखेंगे। एक छोटा सा ऊपर रहेगा, उसमें एक सूंड जैसा निकला रहेगा, और उसके जो है ये बड़ा रहेगा, फिर दोनों तरफ दो हाथ जैसे दिखेंगे, पैर दो छोटे छोटे दिखेंगे। तो ये मस्तिष्क का निर्माण भी प्रकृति और शिव इन दोनों ने मिला और हर जीव में ये कोडेड कर दिया। क्या कर दिया? कोडेड, डीएनए में कोड कर दिया। इसीलिए भगवान शिव को कहा गया कि जो गणेश पैदा हुए वो उनका डीएनए उनमें नकारात्मक ऊर्जा से पैदा हुई हो। किससे हुई? हाँ, कि प्रकृति ने शिव की नकारात्मक ऊर्जा को धारण करके और अपनी शक्ति से उसको उत्पन्न की, तो उसमें निगेटिविटी थी, इसलिए उसका सिर को अलग करके, और इसीलिए कहा गया किसका सिर लगाया गया? हाथी का। तो उस समय हाथी नहीं थे प्रकृति में। प्रकृति में ऐसी शक्तियां थी जो जिनका वर्ण काला था, और जो है जो उसके जैसे क्या होता है, अभी जैसे हमारी उंगली कटेगी तो हमारे मनुष्य जैसे ही कोई जीव की उंगली का इसमें चमड़ी लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, तो उसी स्तर के जीव का जो देव थे उस समय के, वो जो हाथी जैसा है उसी का सिर लगाया गया, ताकि वो क्या निरापद हो जाए, उसके अंदर नकारात्मक, अभी मैं बताऊंगा नकारात्मक ऊर्जा से क्या प्रभाव पड़ता है, ये विषय को भी मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, कि नकारात्मक ऊर्जा रहेगा तो निगेटिव इकोलॉजी चलेगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी। और शिव और जो है उनकी लड़ाई में दक्ष के सिर को भी काट के कौन सा सिर लगा दिया गया था? बकरे का, ताकि वो बुद्धि ना लगाए कि नकारात्मक सकारात्मक। तुम तो प्रजापति को कि सिर को काट करके इसलिए लगा दिया गया कि आप बुद्धि मत लगाओ। एक प्रकृति तय कर दिया शिव ने, उसके हिसाब से ही चलाओ। ठीक है, तो ये जितनी भी किदवंती आती है, ये सारी किदवंती कहीं ना कहीं प्रकृति के बनने की चरण प्रक्रिया को दर्शाती है। ये जब प्रकृति बन रही थी ना, तब यही सब घटनाएं घटी। उन घटनाओं को कहानी में लिख दिया हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने। किस में लिख दिया? इसलिए आज हम उसको जानते हैं। अगर कहानी में नहीं लिखते तो नहीं जानते। तो ये सब प्रकृति को बनाने की प्रक्रिया थी, ये कहानी में थी, और मैंने भी इसको कहानी में प्राप्त किया। किस में प्राप्त किया? आप ढूंढोगे कि गुरुजी ने ये कहां से ये सब बताया, हमें बताओ, तो आपको ये कुछ नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जो चैप्टर है और मिलेगा, और उसके आधार पर आप मेरे से आओगे तो बहस ही करोगे। गुरुजी आप यहाँ पर, मैंने कुछ ये पढ़ के नहीं, मैंने पहले ही आपको पाठ में कहा कि मैं किस परंपरा का निर्माण कर रहा हूँ? श्रुति परंपरा का। ठीक है, तो ये परंपरा का हम निर्वहन करके, और हम जो है पाठ 2 को पूरा कर रहे हैं। ये पाठ 2 जीवो जीवस्य जीवनम, की प्रकृति में हर जीव कैसे दूसरे जीवों को जीवन देता है, उसकी प्रक्रिया क्या हुई, ये है। प्रकृति में हर जीव, प्रकृति में 4% ही बड़े जीव हैं। कितने प्रतिशत हैं? 96% सूक्ष्म जीव हैं। एक ग्राम मिट्टी में, मैं पहले ही बताया, कितने करोड़ बैक्टीरिया हैं? 2 करोड़। यही बैक्टीरिया प्रकृति के 4% जीवों को जीवन दे रहे हैं। तो प्रकृति में 96% बैक्टीरिया और फंगस है, और 4% जीव हैं। और इन जीवों को क्या कहा भगवान कृष्ण ने? भूत कहा। क्या कहा? भूत। भूत यानी वो इमली के पेड़ का भूत नहीं, भूत यानी जीव। अन्नात भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है। मतलब ये जो जीव, बैक्टीरिया से लेके सारे जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ये जीव पराग से उत्पन्न होते हैं, ये जीव पानी में उत्पन्न होते हैं, ये जीव जो है रस में उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो 96% जीवन देने वाली जो है वो कौन है? जीवाणु है। और वो जीवाणु आधारित ही जीवन है। यम नियम आहार विहार। यम मतलब क्या खाना वो जीवाणु युक्त हो,
तब वो जीवाणु उसको जो है पचाएंगे और जीवाणु ही प्रत्याहार की प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ये पूरा हो रहा है। पाठ 2 का ये सार है। ठीक है, समझे? तो पाठ 2 आज दिन भर में अपना खत्म हुआ। इसको आप चिंतन और मनन कीजिएगा। इसी के आधार पर कभी भी कुछ भी निर्णय लेना। जैसे आपको कोई नया फार्मूला बनाना है तो इस प्रक्रिया को आप ध्यान रखना। यम क्या है, इसका यम क्या है, मतलब इस पेड़ का यम क्या है, फिर इसका नियम क्या है। जैसे गाय का यम क्या है, घास खाना, नियम क्या है, हरा घास खाना। क्लियर हो गया? आहार क्या है तो ऑक्सीजन है। विहार क्या है तो गाय जो है चलना फिरना चाहिए। प्रत्याहार ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यम नियम, किसी भी आप फल, किसी भी आप खेती करते हो तो खेती करते हो, यम क्या है, भूमि तत्व लेना। नियम क्या है, जीवाणु, तो भूमि तत्व जीवाणु युक्त करो। आहार क्या है, वायु है, तो उस पेड़ की जड़ में भी वायु जाना चाहिए, पत्ते में भी वायु। प्रत्याहार क्या है, उसके हर पत्ते में पूर्णता होनी चाहिए। हर पत्ते को धूप में रख के देखिए, कोई कमी है तो उसको इस तरीके से, चाहे यज्ञ के इस तरीके से दो, चाहे पंचगव्य बना के दो। कमी आए तो पंचगव्य बना के दो। और कमी आ रही तो MBBS करो आप उस पे। जिन की कमी है तो हम कैसे जो है हींग से निकाल सकते हैं। और किसमें होता है, सल्फर, गंधक में होता है। गंधक की मतलब पीली मिट्टी से कैसे निकाल के दे। कोई भी तत्व की कमी है तो आप इससे दो, या तो MBBS करो। रस रसायन विशेषज्ञ बनो, भस्म रसायन विशेषज्ञ बनो। तो रस रसायन भस्म रसायन कैसे भी करके ये कंप्लीट करो। क्या कंप्लीट करो, अष्ट सिद्धियां, 8 चीजें। उसका भूमि गगन वायु अग्नि नीर मन बुद्धि अहंकार। एक तो जीवाणु से कंप्लीट होने दो, नहीं हो रहा है तो फिर जो है आप पंचगव्य से या इस प्रक्रिया से उनकी पंच महाभूतों की पूर्ति करो। बम्पर फलत आएगा। और पंच महाभूतों को जितना उच्च करोगे, अभी जैसे मैंने डाला 2 महीने, एक जो है जैविक किसान खेती कर रहे थे, एक किसान अपने तरीके से नेगेटिव खाद नहीं डाले थे, बेसन का घोल ना घोरे का गोबर। कौन, मंडी डबवाली के विनोद अरोड़ा जी, उनने रसायन दिया। मैंने जो बोला वो सब दिया। उनके चने में जहां 1 फूल आता है वहां 3 फूल आए। वीडियो डाला है मैंने। चने की खेती में मधुमक्खियां भरी पड़ी हैं, इतने से जगह में 150 मधुमक्खी। हाँ देखी ना कि चने की खेती में मधुमक्खी आते कभी नहीं देखा होगा। रस है वहाँ तो पर वहां पर रस है, रसायन है उन पौधों में भरा। हर एक कच्च, जड़ भी जबरदस्त उसमें फ्लावरिंग आ रही, फ्रूटिंग आ रही, जबरदस्त प्रोडक्शन होगा। धान, एक धान के पौधे में 100 कण से, तो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, 1 कण से में 2 वाली धान, ये कभी नहीं देखा होगा। गेहूं में 1 कण, एक बीज से 129 कण से तो है, कण से समझ लो टिलर्स, लेकिन 1 टिलर्स में 2 बाली, या जिसमें 2 बाली नहीं निकली तो दाने के ऊपर दाने का कोष बना। ये सब ऊर्जा की अधिकता और पंच महाभूतों के बढ़ाने से, प्राकृतिक तरीके से कम होने दो। और घर में शादी है, कुछ है, ज्यादा चाहिए, खर्चे ज्यादा हैं, तो रसायन ऊपर से दे दो। कौन से रसायन दो, या तो पंचगव्य के रसायन दो, या तो यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय की प्रक्रिया पूरी करा दो। किसकी, पौधे की। तो उच्च होगा तो जबरदस्त। मैं जो बोलता हूँ ना, एक पौधे से 1000 लौकी, तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती। ऐसे कैसे हो सकती है, हर पत्ते में लौकी आती है। आपने लिया है एक पौधे से, जो है इसने 9 गिलकी लिया, एक पत्ते से 9 गिलकी, और एक पौधे से 100-150 गिलकियां लिए। मनुष्य पौधे दोनों समाधिस्थ हो जाएंगे। हाँ, दोनों के लिए है, मनुष्य के लिए भी और इसके लिए भी। तो ये जो भौतिक तौर पर है, ये तो अपने आप होना चाहिए। तो वो ये जैसे गोबर तो नहीं, ये तो कृत्रिम है ना। हमको गाय पाल के उसका चीज सब देना है पौधे को। अपने आप हो रहा है, बोना और सोना है, मतलब यम नियम आहार विहार प्रत्याहार चल रहा है। आपको प्रोडक्शन मिलेगा, बीमारी कुछ नहीं आएगी। लेकिन आपको अतिरिक्त चाहिए। क्या चाहिए, अतिरिक्त। आज सबके खर्चे बढ़ गए तो आपको रसायन डालने पड़ेंगे, पर यहाँ केमिकल रसायन नहीं डालना। क्या डालोगे यहाँ पर, जैव रसायन डालोगे। और हाँ, बैक्टीरिया आधारित जैव रसायन डालिए। और कुछ रसायन डायरेक्ट अगर देना है तो वो निरापद होना चाहिए, मतलब अवशेष रहित होना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसे हमने बहुत सारे रसायन बनाए हैं। कल मैं आपको ये सब रसायन बताऊंगा, कुछ जरूरी है क्योंकि बहुत बता दूंगा तो कंफ्यूजन में जियोगे, इसलिए 4-6 ही सीख के जाओ। बाकी ठीक है। वो भूरे का गोबर नेगेटिव क्यों हो जाता है, मैं भूल गया। वो मैं कल बताऊंगा, भूरे का गोबर क्यों निगेटिव होता है। अभी ऊर्जा विज्ञान मैंने कल छोड़ दिया था, उसमें वापस आएंगे कुछ मार्क को। ऊर्जा विज्ञान छोड़ दिया था, कृषि छोड़ दिया है, ठीक है। ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्लियर हो रहा है आपका। मैंने विस्तार से बताया। अमूमन इतना विस्तार से मैं प्रशिक्षणों में इसलिए नहीं बताता क्योंकि प्रशिक्षण में सब फार्मूले लेने आते हैं। क्या आते हैं? अरे ये सब रहने दो गुरुजी, आप तो ये बताओ हमको करना क्या है। फटाफट है? कीवर्ड बताओ, हम कर रहे हैं। हाँ, कि हमको करना क्या वो बताओ। ये कहाँ गणित बता रहा हो, यम नियम भूमि गगन वायु, हमको इससे क्या लेना देना है। लोग बोलते भटका रहे हैं गुरुजी। हैं? गुरुजी भटका रहे हैं। गुरुजी भटका रहे हैं, काढ़ा पी लीजिए। ठीक है। चलिए, तो अब हम जो है अगला सत्र शुरू करते, पार्ट 2 समाप्त।